ओके, सो आई हैव स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग. बेसिकली नाउ यू कैन सी हमारे पास ये पोल है, राइट. मैं अभी आपको प्रॉपर अपनी स्क्रीन शेयर करूँगा. तो आप सबने अपने फ़ोन में इसको खोल लिया होगा. सपोज आपके सामने पहला क्वेश्चन आया है ना, और आपको उसका ऑप्शन नंबर कोई भी करना है. सपोज एनी ऑप्शन करना है. मैं अपने केस में 1 चूज़ करता हूँ. देन मैं वोट का बटन दबा देता हूँ. ठीक है. जब मैंने वोट कर दिया, सिमिलरली आप भी वोट कर सकते हो. ठीक है. और उसके बाद यहाँ पे, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट. अब क्या है यू गाइस, चलो हम सब क्या करते हैं, पहले 1 वोट कर देते हैं सारे के सारे. लेट्स वोट 1 टुगेदर. सब 1 कर दो. परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट. अब आप लोग क्या करो, सारे के सारे 4 सेलेक्ट करो. 1 हटा के 4 सेलेक्ट कर दो. अमेजिंग अमेजिंग. तो बस यही करना है. अब मैं आपको दिखाता हूँ उसका फ़ायदा क्या है. हाउ शुड आई एंड इट. ठीक है. इसका फ़ायदा ये है, आई विल शो यू माई इंटायर स्क्रीन टुडे. एंड इसको हम इग्नोर करेंगे, अनपिन करेंगे. ठीक है जी, खुद को पिन कर लेंगे. आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? थम्स अप कर दो. ठीक है. सो अब आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है, राइट. हम एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये इजी क्वेश्चन है. एज अ साइंस विच ऑफ द फॉलोइंग डज साइकोलॉजी यूज एज इट्स प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन. एंड आपके सामने ऑप्शंस क्या क्या है. कॉमन सेंस, सिस्टमैटिकली कलेक्टेड डेटा, इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस, या ले पर्सन ओपिनियन. अब आप लोगों को क्या करना है, इधर जाना है अपने पोल में, और जो भी आपको ऑप्शन सही लग रहा है आप उसको कर दीजिए. ये देखिए, अब आप लोगों के ऑप्शंस चेंज होते जा रहे हैं, है ना. बिल्कुल सी. तो हम यहाँ पे भी देख सकते हो कि कितने % लोग कह रहे हैं कि 4 है, 1 है. प्रीवियस वोट हटाना बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए. ठीक है, बताइए गाइज, कर पाए. व्हाट्स द राइट आंसर. जिसको जो भी आपको राइट आंसर लग रहा है उसे आप टैप कर दीजिए. एज अ साइंस विच ऑफ द फॉलोइंग डज साइकोलॉजी यूज एज इट्स प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. चलो स्टार्ट ही कर देते हैं. ठीक है, कर पा रहे हो, सब कर पा रहे हैं तो एक बार मेरे को यहाँ पे थम्स अप कर देंगे इफ एवरीवन इज एबल टू डू इट. परफेक्ट. पता नहीं फिर भी गलत आंसर क्यों कर रखा है आप लोगों ने. ठीक है जी. यहाँ पे डज साइकोलॉजी यूज एज इट्स प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. क्या कॉमन सेंस है वो? कॉमन सेंस तो साइंस की तरह नहीं यूज करते हम. सिस्टमैटिकली कलेक्टेड डेटा, यस. इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस, नो. फॉर्मल ऑब्जर्वेशन इज व्हाट वी यूज. एंड किसी बंदे को ओपिनियन भी नहीं लेते. तो व्हाट इज राइट आंसर. आप में से 30% ने जो वोट किया है दैट इज ऑप्शन नंबर 2. 32% वोट हो गए अब. ठीक है. तो ऑप्शन नंबर 2, सिस्टमैटिकली कलेक्टेड डेटा इज द राइट आंसर. सॉर्टेड. एक बार मेरे को यहाँ थम्स अप कर दो ताकि हम सब साथ में हैं. परफेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. हमारा एम है कि 7:30 बजे तक हम सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर ले. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. साइकोलॉजिकल रिसर्च ऑन एवरीडे ह्यूमन कंसर्न्स. एवरीडे ह्यूमन के कंसर्न्स के लिए बारे में जब हमने रिसर्च करी तो हमने क्या पाया. सच टॉपिक्स आर टू कॉम्प्लेक्स टू स्टडी. ओके. Subjects will not volunteer for research on many topics. Common sense beliefs are not always true. Or 4, methods used in other sciences are not relevant to the study of human behavior. चलिए 10 seconds है आपके पास. आफ्टर 10 seconds मैं आपका वो पोल वाला खोल लूँगा सो दैट आई कैन सी एवरीवन कितना कितना आपने किया है. सो ऑप्शन नंबर 1, such topics are too complex. Subjects will not volunteer for research on many topics. Common sense beliefs are not always true. Method used in other sciences are not relevant to psychology. ये क्या हो रहा है भैया. नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व क्यों बन रहा है हर बार. आप लोगों ने मल्टीपल में पहले वाला हटाना पड़ेगा तभी दूसरे वाले में आपका वोट काउंट होगा. यानी अगर आपने सपोज 2 और 3 दबा रखा है तो दोनों में वोट काउंट हो रहा है, तो किसी एक को हटाइए. तो यहाँ पे आर यू गाइस एबल टू डू इट. फॉर सम रीजन मेरे को यहाँ पे अपडेट नहीं होते हुए दिख रहा. एक काम करो, सारे अपने हटा दो.
ओके, सो आई एम नाउ अंडरस्टैंडिंग कि क्या प्रॉब्लम आ रही है. ये जो पोल है वो ओवरऑल दिखा रहा है ना. ये तो प्रॉब्लम है लाइव रिजल्ट के हिसाब से भी. अब आप लोग गलत गलत पोल भी डालते जाओगे तो वो उसमें ऐड होते जाएगा. ऐसा नहीं है कि सब ने सही आंसर दिया है. तो यहाँ पे सपोज जैसे 3 है, 3 इज़ द राइट आंसर, तो 3 बढ़ नहीं रहा क्योंकि अगेन कम बच्चे ही उसको वोट कर रहे हैं. ठीक है, कोई बात नहीं. वाह वाह वाह, ख़राब हो गया गाइज. चलो भाई, नहीं होने वाला इससे. तो लेट्स कम बैक टू द नॉर्मल वे. चैट बॉक्स में आ जाओ, चैट बॉक्स जिंदाबाद. एंड वी विल स्टार्ट ऑफ. इस बार इसकी रिकॉर्डिंग भी ठीक कर लेते हैं, कोई बात नहीं. सो आफ्टर अ बिग फेलियर गाइज, वी आर बैक अगेन. क्वेश्चन देखते हैं. मैं अपने आप को ना अनपिन कर लेता हूँ ताकि हमें क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा दिखे. परफेक्ट. तो भैया, साइकोलॉजिकल रिसर्च ऑन एवरी डे ह्यूमन कंसर्न क्या रिवील करता है? चलिए चैट बॉक्स जल्दी से. ओके, आई कैन सी 3, आई कैन सी 2. वेल, द राइट आंसर गाइज इज 3. क्यों? एवरीडे ह्यूमन कंसर्न्स नॉर्मल लाइफ में. पहली बात तो जब हम बातें कर रहे हैं कि नॉर्मल लाइफ में कंसर्न्स जो है उसके बारे में क्या है, सच टॉपिक्स आर टू कॉम्प्लेक्स तो हो ही नहीं सकता. फिर मेथड सब्जेक्ट्स विल नॉट वॉलंटियर फॉर रिसर्च ऑन मेनी टॉपिक्स. ये हम एवरीडे ह्यूमन कंसर्न्स के लिए बोल ही नहीं सकते, है ना. देन बात आती है कॉमन सेंस इज नॉट ऑलवेज ट्रू. ये तो लिखा हुआ है क्लास 11 चैप्टर 1 के अंदर. And methods used in other sciences are not relevant to study of human behavior, not at all. We use case study, we use experimentation, we use all of these things जो बाकी के अंदर भी यूज होती है, राइट. तो डेफिनेटली द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिलते हैं. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कॉन्शियस फोर्सिंग ऑफ डिजायर्स और थॉट्स आउट ऑफ द कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड एज. चैट बॉक्स. सिर्फ ऐसे क्वेश्चन 3 वगैरह मत लिखो सिद्धि जी, सिर्फ अपना ऑप्शन डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, आपका ये फील्ड बचेगा. राइट आंसर इज, बिल्कुल सारे सही हैं, इट इज सप्रेशन. सप्रेशन कॉन्शियसली होती है. अगर अनकॉन्शियस फोर्सिंग ऑफ डिजायर्स और थॉट्स इनटू अनकॉन्शियस, उसको क्या कहेंगे हम? अगर अनकॉन्शियस है तो वेरी गुड, वेरी गुड. रिप्रेशन इट इज. वेरी गुड, क्या बात है. यू गाइस आर प्रीटी स्मार्ट. इंटरेस्टिंग वन. Personality is fixed in the early years of life and subject to little change thereafter. Personality easily change नहीं होती, early years of life के अंदर ही बसी होती है और बहुत कम बाद में changes आते हैं. ये कौन सा perspective explain करता है? Historical determinism, interactionism, cultural background या Janteloven? I don't know about this. क्या बात है, क्या बात है. Again, भाई कोई पीछे तो नहीं छूट रहा, सबके लिए फाइन है ना. एवरीवन इज एबल टू कोप अप विद द स्पीड, है ना भाई. बिल्कुल सही. ऑप्शन नंबर 1 हिस्टोरिकल डिटर्मिनिज्म. नाम में ही है कि आपकी हिस्ट्री डिटरमाइन करती है कि कैसे आपको कोई भी चीज़ हो रही है ना. साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर वगैरह, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर पर्सनैलिटी आपकी. अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ रिलायबिलिटी एग्जामिन द परफॉर्मेंस ऑफ अ साइकोलॉजिकल टेस्ट ओवर टाइम? ओवर टाइम का मतलब क्या है? टेम्पोरल कंसिस्टेंसी. इनमें से कौन है जो टेम्पोरल कंसिस्टेंसी को देखता है? आई कैन सी अ लॉट ऑफ वंस. एनीवन हु इज नॉट अ वन? बिल्कुल सही. टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी टेम्पोरल कंसिस्टेंसी को मेजर करती है कि आपने एक पार्टिसिपेंट को आज मेजर करी, IQ 96 है, तो दूसरे दिन या 10 दिन बाद उसकी जो इंटेलिजेंस है वो बदल नहीं जाएगी. इट विल स्टे सेम ओवर टाइम. वेरी गुड. अच्छा जी, आगे चलते हैं. इंटरेस्टिंग वन. इनको मैचिंग करनी है आपको. मैच करके बताइए, आपके सामने टाइम है. मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है जिनके इतने जल्दी जल्दी आंसर आ रहे हैं उन्होंने ये वाला पेपर अटेम्प्ट कर रखा है पहले, इसलिए उन्हें याद है. ठीक है जी, आई कैन सी ऑल फोर्स. अब देखो मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ. ठीक है, मीन ही देखते हैं आंसर मिल गया. वेरी गुड, वेरी गुड.
तो देखो भाई सिंपल सा तरीका है एमसीक्यू लगाने का। सबसे पहले ना आप ये देखो कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है, जैसे ए बी सी डी दिख रहे हैं सबके अंदर, जिसमें सिर्फ एक डिफरेंट हो। जैसे कि ए 1111 और ए का 3 है। सिमिलरली आपको बाकी क्वेश्चन में भी दिखेंगे। तो मैं सिंपली ए का पहले 3 देखूंगा। अगर ए का 3 नहीं है तो ऑब्वियसली 1 ही होगा। तो ए का 3 देख लिया, मीन का एवरेज, बूम, खत्म, 4। दैट्स हाउ यू डू। तो सिंपल सी बात है, भले हमेशा नहीं ए ही देखो, आप चाहो तो बीच में भी कहीं पे देख सकते हो। जैसे कि सपोज आपने कोई इसमें से देख लिया, जैसे ये देख लिया या कोई और देख लिया, आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें भी देखना। सारे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जो मेरे को आता है बस उसको देखो, और जो सेकंड गेस बेस्ट है उसको देख लो। थर्ड और फोर्थ अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, चलिए। व्हेन वी परसीव अ पर्सन's फेस as a whole and not as a collection of eyes, nose, mouth, etc. A face therefore is an example of schema, cognition, heuristics, gestalt. 15,000 रुपए के लिए आपके सामने एक क्वेश्चन है। स्कीमा, कॉग्निशन, ह्यूरिस्टिक, गेस्टॉल्ट। कंप्यूटर जी गेस्टॉल्ट को लॉक कर दीजिए। ये है सही जवाब, गेस्टॉल्ट इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। ऑब्वियसली गेस्टॉल्ट प्रिंसिपल्स हैं ही इस बारे में, खुश मत, तो इतना कोई मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया तुम लोगों ने। अच्छे वाले आएंगे, अरे कुछ अच्छे अच्छे भी है, मैंने लिटरली पहले बैठ के सॉल्व करे हैं। तो मैंने खुद से सबके आंसर लिख के कि जो भी मुश्किल मुश्किल लग रहे हैं। द बिहेवियर ऑफ अवॉइडिंग अ नॉक्शियस स्टिमुलस बाय अ रिस्पॉन्डर इज कॉल्ड। अब देखो इन्होंने भी, हाँ चलो ठीक है, एक काम करते हैं। आई कैन सी अ लॉट ऑफ द पीपल आर लैगिंग बिहाइंड, दैट इज़ वाई मैं वो वाला चाहता था, पोल वाला सिस्टम चाहता था। मैंने इसमें भी पोल लगाने की कोशिश करी पर इंडिविजुअल क्वेश्चन के लिए आ रहा है। चलो ठीक है, एकदम से आंसर रिस्पॉन्ड नहीं करना है। क्या करें क्या करें, ठीक है। इसका आंसर क्या लिखा सबने? 1111 आ रहा है, 1 आ रहा है। अवॉइडेंस, एब्सोल्युटली। नॉक्शियस स्टिमुलस कौन सा है भैया? वो वाला है जिसको आप अवॉइड करना चाहते हो। जब सर आंसर करेंगे कहेंगे तब, हाँ ठीक है। तो क्वेश्चन रीड आउट करूंगा मैं, उसके बाद मैं खुद ही बोलूँगा आंसर लिखिए, और तब आप लोग आंसर लिखना, ठीक है, ताकि सबको पेपर पढ़ने का मौका मिल जाए। हाँ चलो, सही है सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते ही, तो इजी पीजी था। अवॉइडेंस लर्निंग, बिल्कुल वही है, आप चीज़ को अवॉइड करना चाहते हो, इतनी सी बात है। ओके, दिस क्वेश्चन, ये तो हमने उसमें भी डाल रखा है, टेस्ट सीरीज में भी था। द फॉरगेटिंग ऑफ न्यू लर्निंग ड्यू टू प्रीवियसली एक्वायर्ड मटीरियल इज कॉल्ड। अभी रुकेंगे, अपना चाहो तो लिख के रख लो, सेंड के बटन के वजह से हाथ दबा लो, ठीक है। चलिए रिस्पॉन्ड। आई कैन सी लॉट्स ऑफ 1 एंड द राइट आंसर इज एब्सोल्युटली 1। भाई इंटरफेरेंस दो प्रकार की होती है, जैसे अमिताभ बच्चन बताते हैं ना, थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो दो प्रकार की होती है, रेट्रोएक्टिव एंड प्रोएक्टिव, बिल्कुल सही। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। होल्ड योर हॉर्सेस गाइस। Information organized in the long-term memory stores is aided by the reminder which direct memory search to appropriate parts of the LTM repository. बड़े बड़े fancy words हैं। These are called as retrieval queue, retrieval error। रुक जाओ भाई, भूल गए? ये कौन सी लर्निंग है बताओ, जो अभी अभी हुई? ये लर्निंग का कौन सा पार्ट होता है? जब आप एक ऐसा बिहेवियर अगेन कर देते हो जो आप भूल करना नहीं चाहते थे। ये स्पॉन्टेनियस रिकवरी है तुम लोगों की, अभी बताया था। एनीवेज देखो, चलो मैंने कब बोला आंसर करने को? बड़ी जल्दी है भाई सबको, बहुत ही ज़्यादा जल्दी है। सही आंसर इज रिट्रीवल क्यूज। सिंपल सी बात है, लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर आप ऐसे एड्स लिखे ना, लॉन्ग टर्म मेमोरी का एड इज रिट्रीवल क्यूज। शॉर्ट टर्म मेमोरी के होते हैं नेमोनिक्स वगैरह, चंकिंग है ना, वो सब शॉर्ट टर्म मेमोरी के होते हैं, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी रुकेंगे। द कैट विच म्याउज टू अ डोरबेल एंड नॉट अ फोन रिंग is exhibiting the learning phenomena of stimulus latency, stimulus discrimination, stimulus modification या फिर stimulus organization। रुकेंगे अभी।
ठीक है, ठीक, आई कैन सी 2 2 2 2, सबको ही सारे आंसर आते हैं तो चीटिंग है भाई, कुछ समझाने तो दो। आंसर इज स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। डोरबेल डिफरेंट है, फोन रिंग डिफरेंट है, दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कर पाना। अच्छा उल्टा बताओ इसका क्या होता है, स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन का उल्टा क्या होता है? स्टिमुलस जनरलाइजेशन, बिल्कुल सही। स्टिमुलस जनरलाइजेशन होता है जब एक डॉगी आपके घर की घंटी पे भी सैलिवेट कर रहा है और पड़ोसी के घर की घंटी पे भी सैलिवेट कर रहा है ना, दैट इज जनरलाइजेशन। बस 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 रुक जाओ भाई। ओके आगे बढ़ते हैं। कितने लोगों ने ज्वाइन कर रखा है? 38, गुड। चलो भाई पढ़ने वाले बच्चे तो हैं हमारे साथ। Assigning test conditions to one group of participants while keeping other as neutral to the test effect of variable under study is a practice in research. The group which is not assigned test condition would be known as, रुकेंगे, एक्सपेरिमेंटल, मेजरमेंट, कंट्रोल ग्रुप या सोशल ग्रुप। ये तो इजी पीजी क्वेश्चन है, तो बता दीजिए आंसर। आज एकदम फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट ही चल रहा है, बिल्कुल सही। कंट्रोल ग्रुप इज द राइट आंसर। कंट्रोल ग्रुप वही होता है जिसको आप एक्सपेरिमेंटल वो नहीं देते। जैसे कि मैं सपोज एक ड्रग टेस्ट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, ड्रग भी ले लेता हूँ और प्लेसिबो भी ले लेता हूँ। तो प्लेसिबो का मतलब है मैं कोई इंटरवेंशन नहीं दे रहा, तो जिसको मैं इंटरवेंशन नहीं दे रहा वो कंट्रोल में है मेरे, दैट इज द कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को मैं चीज़ें एक्सपेरिमेंट करता हूँ उसके साथ, नाम में ही सजेस्ट है। The schedule of reinforcement, in which reinforcement occurs only after a fixed number of responses have been emitted, is called as, रुकेंगे, fixed interval, fixed ratio, variable interval, variable ratio. Easy question है, I guess all of you know the answer. तो 5 4, भाई साहब 5 बोला था मैंने। बहुत जल्दी है तुम लोगों को, जल्दी जल्दी पेपर मत कराना कि 10 मिनट में करके आ गए पीजी का पेपर। चलो भाई, ऑब्वियसली इसका आंसर है फिक्स्ड रेशियो, है ना जी। फिक्स्ड रेशियो और फिक्स्ड इंटरवल में आप लोगों ने मेरे को डिफरेंस बताया था। रेशियो का मतलब है नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज, इंटरवल का मतलब है गिवन टाइम, है ना, बिल्कुल सही। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको रुकेंगे। When libido is attached to or invested in an object, it is known as, 5 4 3 2 1, बताइए। 3 4 1 3 3। चलो अब देखो, ये मैं जानता हूँ ये क्वेश्चन मैंने पढ़ नहीं रखा, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली एलिमिनेशन लगाऊंगा। देखो भैया, कैथारसिस तो बिल्कुल नहीं हो सकता। कैथारसिस होता है फ्री इमोशनल एक्सप्रेशन, वो लिबिडो से तो दूर दूर तक नहीं रिलेटेड। सिमिलरली एंग्जाइटी भी नहीं रिलेटेड। अब ये दो हैं, दोनों साइको उससे थोड़े बहुत रिलेटेड हैं, ईगो आइडियल और कैथेसिक्स। अब ये क्या है भैया, अब दोनों के बीच में डिफरेंस ये है, ईगो आइडियल इज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर ईगो, ठीक है। कैथेसिक्स जो होता है, दिस इज द प्रोसेस व्हेन लिबिडो इज अटैच्ड टू अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और टू वन पर्टिकुलर आइडिया। इसका मतलब क्या है, समवन इज सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू वन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। यू नो पीपल आर सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स एज वेल, राइट। तो दैट प्रोसेस इज कैथेसिक्स के साथ जुड़ा हुआ। ईगो आइडियल इज रिलेटेड टू सुपर ईगो। अब एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, डरना नहीं है कभी भी। देखो, यू कैन नेवर लर्न एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग। तो जब भी आप कोई ऐसा क्वेश्चन देखते हो, उसके अंदर जो ऑप्शंस में कंफ्यूजन थी, दोनों के बारे में लिख लो एक शॉर्ट नोट, ताकि आपके लिए आगे के लिए बेनिफिट हो जाए। ओके, सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, कैथेसिक्स इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी पीजी है ये, आप सब बता सकते हो। द स्कूल ऑफ साइकोलॉजी विच एम टू स्टडी द अडैप्टिव फंक्शंस ऑफ द माइंड इज कॉल्ड एज, बिहेवियरिज्म और गेस्टॉल्ट तो नहीं होगा, क्योंकि बिहेवियर इज बिहेवियर, माइंड का कोई रिलेशन नहीं है। गेस्टॉल्ट इज ऑल अबाउट परसेप्शन, या फिर इट इज ऑल अबाउट कि क्या होता है वो, सम ऑफ थिंग्स इज नॉट ग्रेटर देन होल, है ना, समथिंग समथिंग लाइक दैट, दैट इज द थिंग।
तो फंक्शनलिज्म और स्ट्रक्चरलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म स्ट्रक्चर समझना चाहता है और फंक्शनलिज्म का फंक्शन, यहाँ पे भी फंक्शन आ रहा है, तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर क्या था भैया? ओके जी, अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, होल्ड योर हॉर्सेस अगेन, रुकेंगे। What can be calculated by comparing the performance of those who have obtained very low test scores with those who have obtained very high test score? Options हैं, अभी रुकेंगे। Discriminative index, difficulty index, item characteristic curve, item bias. I am giving you 10-15 seconds. अब अगर कोई तुक्का भी मारेगा तो सोच के तुक्का मारना है। याद रखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को छोड़ोगे तो 4 मार्क्स जाएंगे ही जाएंगे, सॉरी 4 जाएंगे ही जाएंगे, और गलत करोगे तो 5 जा सकते हैं, है ना भैया? तब ये आपके ही हाथ में, आप क्या करना चाहते हो। अगर आप कॉन्फिडेंट इनफ नहीं हो कि पता ही नहीं भैया क्या बात कर दी, भाई मैंने बोला कब, अभी तो मैं बातें कर रहा हूँ। अगर आप कॉन्फिडेंट 60% से कम कॉन्फिडेंट हो कि ये हो सकता है, गट फीलिंग कुछ नहीं बता रही, तो छोड़ना चाहिए। पर गट फीलिंग कुछ कुछ आंसर दे रही है तो यू शुड अटेम्प्ट इट। इसी वजह से बताइएगा इस आंसर, रुका नहीं जाता भाई तुम लोगों से, कुछ ओसीडी है, तुम एक्चुअली बोलना नहीं चाहिए, पर सम अमाउंट ऑफ कंपल्शन इज देयर। रुके नहीं, मैंने बोला भी नहीं कि डाल दो, गिव द राइट आंसर, दे लो बस। हाँ भाई, क्या है, सब डाल दो ना, अब सारे के सारे बताओ। ओके ओके, चलिए, आई एम वेरी हैप्पी कि मेजॉरिटी ऑफ यू नो द राइट आंसर, दैट इज डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स। डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स की डेफिनेशन ही यही है, ठीक है जी। हाँ जी, तो डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स की यही डेफिनेशन होती है कि जब किसी वेरी लो टेस्ट स्कोर वाले के साथ आप वेरी हाई वाले को कंपेयर करते हो तो आपको एक्चुअली मिल पाता है कि अच्छा किस लेवल पे आप उनके बीच में डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो। डिफ़िकल्टी इंडेक्स इज़ अबाउट टेस्ट की डिफ़िकल्टी, दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग, ठीक है जी। ये आइटम बायस इज डिफरेंट, आइटम कैरेक्टरिस्टिक कर्व इज अगेन अ वेरी डिफरेंट थिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेसिव, ये तो इजी है, 5 सेकंड दूंगा। एक्सेसिव कॉम्पिटिटिव ड्राइव इवन व्हेन इट इज अननेसेसरी इज ऑब्जर्व्ड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पर्सनालिटी। मैंने बोला था 5 सेकंड दूंगा, कोई बात नहीं भाई, बता दो, सारे आंसर बता दो। लाइक एवरीवन हियर, हाँ वेरी गुड, ये बहुत सही बोला। Everyone here is acting like a type A personality. बिल्कुल, कोई बात नहीं, इट्स ओके, अच्छी बात है। यू गाइस आर वांटिंग टू आंसर सो अर्ली, जल्दी जल्दी आता है। ये भी इजी है, ये भी बताइए दो, चलो। हैंस एलिस GAS की फाइनल स्टेज कौन सी होती है? रिचार्जिंग, कोपिंग, एग्जॉशन, रेजिस्टेंस। ऑब्वियस सी बात है, 3 स्टेजेस हैं, कौन सी हैं? सबसे पहले अलार्म रिएक्शन स्टेज, रेजिस्टेंस स्टेज एंड देन एग्जॉशन स्टेज। तो लास्ट वाली इज एग्जॉशन, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए, अगर आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट सीरीज में बीच बीच में बोलते रहूँ, क्या दोबारा प्रमोट करूँ? यू गाइज आर इन द टेस्ट सीरीज, तभी आपके पास है, मैंने सबके लिए ओपन कर दिया ये वाला। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस वुड बी मोस्ट इंटरेस्ट टू अ कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट? अगेन रुकेंगे, इसके लिए रुकेंगे, जब मैं बोलूँगा तभी आंसर करना है। नंबर 1, how does a child acquire the concept of color? B, are introverted people more likely to be self-monitors? C, what mechanisms are invoked in hunger? And D, how is the unconscious represented in dreams? Okay, you guys can start answering. शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, क्या बात है, सारे गलत, सारे गलत। देखो, आप लोगों में इतना दिमाग तो था कि आपने हाउ इज द अनकॉन्शियस रिप्रेजेंटेड, ये तो पर्सनालिटी से रिलेटेड है। आर इंट्रोवर्टेड पीपल, ये भी पर्सनालिटी से रिलेटेड है।
हाउ डज अ चाइल्ड एक्वायर द कॉन्सेप्ट ऑफ कलर? बिल्कुल कॉग्निटिव साइकोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है. वॉट मैकेनिज्म आर इन्वोक्ड इन हंगर? गाइज दिस इज द पार्ट ऑफ मोटिवेशन. भूल गए? LMH VMH का वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस है ना, उन सब का क्या काम होता है. सो A and C ओनली. ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर. जो ये कॉन्सेप्ट ऑफ मैकेनिज्म ऑफ हंगर है वो भी कॉग्निटिव साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ है. ठीक है, फंस गए? चलो चलो अब थोड़ा सा तमीज से आंसर देना. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. ये थोड़ा इजी है, इसके लिए मैं बिल्कुल होगा, पर बायोसाइकोलॉजी से रिलेटेड वो है क्लिनिकल, मतलब कॉग्निटिव से भी प्रॉपर रिलेटेड है. ठीक है, बिल्कुल रिलेटेड है, क्योंकि कॉग्निटिव साइकोलॉजी. अरे मेरी बात खत्म होने नहीं देते, आंसर पहले करने लग जाते हो. योर वीकली विजिट टू योर साइको एनालिस्ट बिगिंस विद इंस्ट्रक्शन टू से वेदर से वॉट एवर कम्स इन योर माइंड. जो भी आपके दिमाग में आ रहा है बोलते जाओ. कौन सी टेक्निक है ये? ट्रायल एंड एरर लर्निंग नहीं है, बिहेवियरल कंडीशनिंग नहीं है, इंट्रोस्पेक्शन वो तो आप खुद से पूछते हो, और फ्री एसोसिएशन यही होती है. बिल्कुल सही. तो राइट आंसर है फ्री एसोसिएशन. चलिए. रवि believes that experiences throughout his life continually change his personality. Which theorist probably would not agree with it? अब देखो बड़े मज़ेदार तरीके से इन्होंने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है. आप इसके ऑप्शन पढ़ोगे तो आपको सीधा सीधा आंसर दिख जाएगा. राइट. क्या लग रहा है गाइस? ऑप्शन नंबर 3. बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. और मेरी फिर से लाइट खत्म हो गई. ठीक है. क्यों? BF स्किनर, इवान पावलोव और जॉन बी वॉटसन, ये सारे कौन हैं? ये सारे बिहेवियरिज्म के लोग हैं. बिहेवियरिज्म तो कहता ही है आप बिहेवियर्स लर्न करते हो थ्रू आउट योर लाइफ. सिगमंड फ्रॉइड हैं जो कहते हैं चाइल्डहुड, एवरीथिंग इन चाइल्डहुड एक्चुअली मेक्स योर शेप्स योर पर्सनैलिटी. बिल्कुल सही. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, बता सकते हो. What kind of psychologist would be most likely to conduct a study of challenges in problem solving skills with increasing age? Developmental psychologist, community psychologist, organizational psychologist, personality psychologist. सही है, developmental psychologist is the right answer. बिल्कुल डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट ही है, क्योंकि इंक्रीजिंग एज है. एज फैक्टर जब भी आ जाता है तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी आ जाती है. चलिए. अब ये देखो, ऐसा क्वेश्चन एक और आ सकता है इस बार, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने 2024 में AI से रिलेटेड क्वेश्चन दिया था, तो 2025 में तो डेफिनेटली आ सकता है. तो मैं एक क्वेश्चन हम हाइपोथेटिकली भी अभी सॉल्व करेंगे. द फील्ड ऑफ AI इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू विच साइकोलॉजिकल अप्रोच? अब ये बताओ. सही है जी, ऑप्शन नंबर 3 कॉग्निटिव साइकोलॉजी. अब ये आ सकता है, मेरे को जो क्वेश्चन लग रहा है इस पर हम थोड़ा ध्यान अगर दें कि व्हाट काइंड ऑफ नहीं, विच एस्पेक्ट ऑफ साइकोलॉजी इज क्लोजली रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर लाइक, या फिर वेब पेजेस लाइक ChatGPT एंड गूगल जेमिनी. और उसमें आ सकते हैं आपके पास वेरियस ऑप्शंस आ सकते हैं कि हो सकता है एक आ जाए इंटेलिजेंस, एक आ जाए लैंग्वेज, एक आ जाए पर्सनालिटी, और एक आ जाए कुछ और. तो आपको पता होना चाहिए कि लैंग्वेज बेस्ड मॉडल्स हैं ये, है ना. इंटेलिजेंस तो उनमें ऑब्वियसली है ही है, बट ये लैंग्वेज बेस्ड मॉडल्स हैं. तो इट लर्न्स लैंग्वेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर ऐसे चीज़ें आ जाती हैं तो हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, ये सब चीज़ें AI कर सकता है. ठीक है, तो ये कुछ चीज़ों को याद रखना AI के बारे में. हो सकता है क्वेश्चन डाल दें. इसका आंसर भाई वही होगा कि इसके ऑप्शंस 2 हैं, इंटेलिजेंस एंड लैंग्वेज. इसके 2 आंसर सही होंगे, क्योंकि इंटेलिजेंस तो ऑब्वियसली है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एंड इट इज़ अ ChatGPT इज़ अ लैंग्वेज बेस्ड मॉडल, है ना. तो लैंग्वेज उसके अंदर आ जाएगा.
ठीक है, इंटेलिजेंस एंड लैंग्वेज वुड बी द राइट आंसर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड रिलाइज लीस्ट ऑन रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग? एक्सपेरिमेंट्स, सर्वे, केस स्टडी या फिर लॉन्गिट्यूडनल स्टडी? बताइए, आंसर बताइए। क्या बात है भाई, मैंने सोचा था आप लोग फंसोगे इस क्वेश्चन में, आपको आंसर बताऊंगा, पर कोई बात नहीं। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर, केस स्टडी। एक्सपेरिमेंट के अंदर ऑब्वियसली आपको एक रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल चाहिए ही चाहिए, सर्वे में भी चाहिए और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में तो डेफिनेटली चाहिए। केस स्टडी में आप कोई सैम्पल नहीं लेते हो, आप एक पर्टिकुलर इंसान को लेते हो, किसी इवेंट को लेते हो, तो उसमें आप किसी चीज़ की रिप्रेजेंटेशन नहीं देख रहे। चलिए, ये तो बहुत ही मतलब इन्होंने वो कहते हैं ना ट्रायल बॉल होती है, एकदम वैसा सा क्वेश्चन दे दिया ये। इमेजिन आपको, मैं इसको शॉर्ट करके बताता हूँ। इमेजिन आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो कि वीडियो गेम खेलना और लर्निंग और अटेंशन पे उसका इफेक्ट है। आपने 4 ग्रुप्स लिए हैं। एक ग्रुप ए जिसको आप वीडियो गेम नहीं खिला रहे, बी को 1 घंटा, सी को 3 घंटा, डी को 6 घंटा। इनमें से कंट्रोल ग्रुप कौन सा है? हाय राम, और मैं सोच रहा था ये, अच्छा ओके, नीचे से बता रहे हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम ऑप्शन बिलो। हाँ, मैं सोचूं कि मैंने 1 बोला, आप लोग 4 क्यों लिख रहे हो? क्योंकि हाँ, 4 में ए ओनली लिखा हुआ है, बिल्कुल सही। और ये कई बार गलतियाँ हो जाती हैं गाइज, कि आप ये वाले ऑप्शन देख के आंसर लिख देते हो जबकि ऑप्शन ये है, ठीक है, तो थोड़ा सा संभल के। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 4 ए ओनली। चलिए, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें हम दे ही नहीं रहे, गेम खिला ही नहीं रहे, तो वो तो कंट्रोल ग्रुप है। ये भी इजी क्वेश्चन है, बता दीजिए इसका भी। विच टाइप ऑफ मेजर्स आर EEG एंड GSR? EEG क्या होता है? इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी, और GSR गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स। सेल्फ रिपोर्ट नहीं है, सेल्फ रिपोर्ट में आप अपने मुंह से बताते हो आपको क्या फील हो रहा है। बिहेवियरल भी नहीं है, बिहेवियर आपका मेजर नहीं करते। प्रोजेक्टिव टेक्निक तो बिल्कुल ही नहीं है, फिजियोलॉजिकल है, आपकी बॉडी रिलेटेड चीज़ें हम मेजर कर रहे हैं, राइट? और बाकी लोग भी कैमरा ऑन कर लो यार, 3-4 लोग ही दिख रहे हैं बस। चलिए, अब ये है थोड़ा मज़ेदार क्वेश्चन, ये बताएंगे। सेंसरी इज टू मोटर एज रिसेप्टर इज टू डैश। सोच के बताएंगे भाई, नो हरी। ओके, 2 और 3 में कंफ्यूज हो रहे हैं। चलिए, अब मैं बताता हूँ। सेंसरी इज टू मोटर, ये दोनों 2 डिस्टिंक्ट टाइप की क्या है? न्यूरॉन्स है। सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन है ना? तो ये 2 डिफरेंट टाइप के न्यूरॉन्स हैं। तो रिसेप्टर का ऑपोजिट क्या होगा? एक्सॉन नहीं हो सकता, सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी नहीं हो सकता, डेंड्राइट और इफेक्टर। डेंड्राइट के ऊपर रिसेप्टर है ना? तो सेंसरी न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन के ऊपर नहीं होता, तो रिलेशनशिप वाइज इफेक्टर इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, इनमें से कौन सा नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं है? इजी बच्चा क्वेश्चन है एकदम। बिल्कुल सही, सिंबॉलिक ऐसा कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम या कोई नर्वस सिस्टम में पार्ट ही नहीं है जिसको हम सिंबॉलिक बोलें, है ना भैया? बिल्कुल सही। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। यू आर वॉकिंग थ्रू अ फॉरेस्ट एंड अ बियर जम्प्स आउट एट यू। ठीक है, किसी ने कुछ मैसेज लिखा है क्या? अभी मैं बताता हूँ संजना, इस बारे में बात करते हैं। द नर्वस सिस्टम दैट इज इमीडिएटली कॉल्ड इन टू द प्ले इज वॉट? इजी क्वेश्चन, ध्यान से। जब बियर आपके सामने आ गया तो आप खुश तो नहीं होगे, आप डर ही जाओगे। तो डरने में आपका कौन सा सिस्टम जुड़ा हुआ होता है गाइस? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम,
है कि नहीं? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब किसी ने पूछा था, संजना जी ने पूछा, सर व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट, इस लेवल का पेपर आएगा 2025 में? बिल्कुल भाई, बिल्कुल। देखो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो सेम लेवल का आएगा या बहुत मुश्किल आएगा, दोनों ही केसेस में आपका फ़ायदा है। अगर सेम लेवल का आया तो आप लोग के सबके अच्छे मार्क्स आएंगे, और अगर आप मुश्किल लेवल का आया तो आई एम डैम श्योर कि सबके ही मार्क्स थोड़े कम आएंगे, जो कि आने चाहिए, ताकि कट ऑफ्स बेवजह 290 285 इतनी ना पहुँचे। ठीक है, दैट इज़ वाई आई रियली वॉन्ट कि नहीं आए। मैं कह रहा हूँ बहुत मुश्किल पेपर है, क्योंकि पेपर का जो लेवल है ना, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू आपसे, इट इज़ रिलेटेड टू द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। याद रखो, मेजॉरिटी ऑफ द लोग 50% ही स्कोर करने वाले हैं, मेजॉरिटी ऑफ द लोग, क्योंकि अगर पेपर का लेवल मुश्किल है तो। वहीं पेपर अगर बहुत ईजी हो जाएगा तो वो राइट की तरफ स्क्यू हो जाएगा, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। दिस इज द रीज़न वाई मेरे टाइम पे 275 आउट ऑफ 400 में मैं टॉप 5% में था। पिछले साल 275 आउट ऑफ 300 में बच्चों को मुश्किल हो गया, जनरल वाले बच्चों को। तो दैट इज़ वाई भगवान से होप करो कि पेपर मुश्किल आए भाई, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ाई कर रखी है, जिसने पढ़ाई करी है उसका एप्टीट्यूड लग जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही, मैं कह रहा हूँ आएगा मुश्किल, अब ईजी आएगा तो दिक्कत ही है, क्योंकि सबके ही अच्छे मार्क्स आ जाएंगे फिर। ठीक है, तो भाई दूसरी बात, जो लड़के हैं उनको तो भाई एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है, आपको बहुत ज़्यादा ही स्कोर करना पड़ेगा। DU जैसी जगहों पे लड़कों की सीटें बहुत ही रेयर हैं, बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है। तो फीमेल में अगर कोई यहाँ पे कोई सिंगल गर्ल चाइल्ड है, जो सिर्फ इकलौती गर्ल चाइल्ड, मतलब सिंगल ही बच्चा है और वही गर्ल चाइल्ड है, तो भैया आपके तो बल्ले बल्ले हैं। आई गेस PG लेवल पे भी सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा होता है, एक बार चेक कर लेना, होता है तो मज़ेदार चीज़ है, मतलब इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता आपके लिए अगर ये वाला है, क्योंकि UG में तो रहता ही है, तो सिंगल गर्ल चाइल्ड की सीट्स अलग से रिजर्व होती हैं, तो उसका कंपटीशन ही फिर वो 5 10 15 लड़कियों के बीच में होता है। सो वो चीज़ है, जनरल वाले बच्चे वी सफ़र, बॉयज़ वी सफ़र इवन मोर। ठीक है, तो कोई बात नहीं भाई, क्या कर सकते हैं, लाइफ इट इज़। ये है थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन, सोच के करेंगे इसे। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ अ टीवी, धृति जी बताइए, आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ अ टीवी सिस्टम इज एनालॉगस यानी सिमिलर टू अ डेंड्राइट। डेंड्राइट से क्या सिमिलर है? टीवी का ट्रांसमीटर, टीवी ट्रांसमीटर का एंटेना, टीवी सेट का एंटेना, और या फिर टीवी सेट इटसेल्फ। अब ये आई नो इन्होंने इतना डेटेड सा क्वेश्चन दे दिया, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं टीवी ट्रांसमीटर क्या होता है और टीवी सेट क्या होता है, पर चलो फिर भी सोच के बताओ क्या लगता है। हम्म, जो भी बोल रहे हैं जस्ट सी या ऑप्शन नंबर 2, पहली बात तो मुबारका जी, बिल्कुल सही। डेंड्राइट का काम क्या होता है? ये सेंसरी चीज़ों को लेता है। टीवी सेट तो भैया वो पिक्चर दिखाता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ट्रांसमीटर और ट्रांसमीटर एंटेना वो है जिससे आप छोड़ रहे हो बाहर, इट इज़ लाइक आपका एग्जॉन टर्मिनल, और मैं कहूँगा बटन एंडिंग्स, है ना, तो ये वो चीज़ हो जाएगी। टीवी सेट का एंटीना इज़ एग्जैक्टली द सेम एज डेंड्राइट, क्योंकि वो भी रिसीव करता है सिग्नल, जैसे हमारा डेंड्राइट रिसीव करता है सिग्नल को। ठीक है जी, बताइए धृति जी, कुछ कहना चाहते हैं? आपका हैंड रेज है भाई, है जी, ओके। हम्म, चलो आगे चलते हैं। गुड, आप लोग ये क्वेश्चन कर पाए, ये मज़ेदार क्वेश्चन है, इजी पीजी क्वेश्चन है। एन एक्शन पोटेंशियल इज accompanied बाय cells interior becoming positive, cells interior becoming negative, changes from gray matter to white matter, change from white matter to gray matter। पहली बात तो ये चेंज नहीं होते, तो ये तो बुद्धू ऑप्शन है, ग्रे मैटर और वाइट मैटर फिक्स्ड रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 और 2 के बीच में है। बताइए भाई, चैट बॉक्स खुला है। हम्म,
तो भाई सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। आपको पता है जब पोलराइज होती है -70 मिली वोल्ट, उसका मतलब यही तो है सेल के अंदर -70 है। जब डीपोलराइजेशन होता है तो अंदर पॉजिटिव बन जाता है और बाहर नेगेटिव बन जाता है ना भाई। इंटीरियर बिकमिंग पॉजिटिव एक्शन पोटेंशियल की वजह से ही हो पाता है। चलिए, अगेन अभी आंसर रोकेंगे। सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ कैसे फाइंड आउट करना है। पहले इनमें से कोई लिस्ट वन में से कोई भी एक देख लो जो आपको आता है और उसको मैच करने की कोशिश करो, आपको दिख रहा है कि नहीं। सिंपल सी बात है। चलिए बताइए आंसर गाइस। बताइए मेहर जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? अच्छा, ओके। देखिए गाइस, 1414 इसमें अटक रहे हैं। देखो सिंपल सी बात है। क्या है सिंपल सी बात? पहले इनमें से मेरे को क्या आता है? मेरे को फेस वैलिडिटी आता है भैया। फेस वैलिडिटी क्या होती है कि इट अपीयर्स, राइट। तो इनमें से ऑप्शन देखते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। इट परटेन्स टू वेदर अ टेस्ट अपीयर्स वैलिड टू एग्जामिनीज, बिल्कुल सही। तो डी का 1, डी मैं सीधा देखूंगा, डी के 1 दो हैं तो मैं सीधा सीधा इन्हें कैंसिल कर दूंगा। अब मैं देखूंगा इनमें डिफरेंस क्या है। अगला है C4 या C3। या तो C का 4 होगा या फिर C का 3 होगा। C है प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, ठीक है जी। तो इफेक्टिवनेस ऑफ टेस्ट एंड फोरकास्टिंग एंड इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस, वैलिडिटी ऑफ टेस्ट विद अदर मेजर। तो यहाँ पे दिख रहा है फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग प्रेडिक्शन से रिलेटेड है, तो सी का 4 हो सकता है। तो बिल्कुल सही। मैं चलो एक और कर ले तो जस्ट इन केस देख ले तो थर्ड बी का 3, बी का 3 करके देखते हैं। कॉन्करेंट वैलिडिटी, वैलिडिटी ऑफ टेस्ट विद अनदर मेजर, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 1। सारे सॉल्व भी नहीं करने, मुश्किल से 2 ही सॉल्व करने होते हैं, ठीक है, 2 ही सॉल्व करने, दैट्स इट, ठीक है। चलिए, अगेन थोड़ा सा घूमा हुआ क्वेश्चन है, वैसे इजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ सेंट्रल कोर ऑफ द ह्यूमन ब्रेन? मेड्यूला, टेम्पोरल लोब, पॉन्स या फिर हाइपोथैलेमस? बताइए गाइस। 2 3 3 3 3। ओके, आई कैन सी अ लॉट ऑफ थ्रीज। गाइस सेंट्रल कोर क्या होता है पता है? सेंट्रल कोर इज द डिफरेंट नेम फॉर ब्रेन स्टेम। इट्स अ डिफरेंट नेम फॉर ब्रेन स्टेम, ठीक है भैया। तो विच इज नॉट एट ऑल रिलेटेड टू ब्रेन स्टेम, है ना। आई नो हाइपोथैलेमस दिमाग में आ रहा है, बिल्कुल सही। बट समथिंग जो यहाँ पे ऑप्शंस में बिल्कुल ही नहीं रिलेटेड है टू द ब्रेन स्टेम, वो है टेम्पोरल लोब। दैट इज द ऑड वन आउट, राइट। तो हम सीधा टेम्पोरल लोब को टिक कर देंगे और फिर से सारे कैमरे ऑफ हो गए भाई। कर लो भाई कैमरे ऑफ, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है इसका गाइस? टेम्पोरल लोब है। चलिए, अगेन इजियर क्वेश्चन है। द ब्रेन्स इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूरल इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर्स डिफाइन दी, इंटरप्रिटेशन की बात हो रही है। सेंसेशन, मेमोरी, परसेप्शन या स्टिमुलेशन? क्या लगता है क्या है राइट? सो मेनी थ्रीज, यस। परसेप्शन। जब ब्रेन इंटरप्रेट कर रहा है तो वो इंटरप्रिटेशन है। जब आपके पास सेंसरी ऑर्गन्स ने डिटेक्ट किया है तो वो सेंसेशन है। जब वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदला है तो वो ट्रांसडक्शन है, बिल्कुल सही गाइस। अगला क्वेश्चन, एटलीस्ट वेट फॉर 10 सेकेंड गाइस। देखो भाई प्रियांशी जी को कंप्लेंट आ रही है तो हम 10 सेकेंड रुकेंगे। ऐसी कोई हंसने वाली बात नहीं है, एक्चुअली भाई सही बात है, एकदम से भाग जाते हो आंसर करने में, ठीक है। 10 सेकेंड रुकेंगे हम सब अपनी अपने दिमाग की घड़ी में। द मिनिमम अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी दैट मस्ट बी प्रेजेंट फॉर विजन इज कॉल्ड सेंसरी रेशियो, ल्यूमेंस। भाई 10 सेकेंड नहीं हुए। एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड,
या क्रिटिकल रेशो। अब जब मैं ऑप्शंस खत्म कर दूं, अब 10 सेकंड सोच के आंसर देना है हमारे पास। 75 क्वेश्चन इन 90 मिनट्स है, मोर देन 1 मिनट पर क्वेश्चन मिलता है आपको, ठीक है। तो 10 सेकंड में क्यों करना भाई। हाँ देखो सब समझदार है, सबने 10 सेकंड लगा लिया दिमाग में, गुड, दिस इज व्हाट वी नीड। एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड ही सही आंसर है। मिनिमम अमाउंट, अच्छा मिनिमम अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी रिक्वायर्ड टू फाइंड difference between two different colors is called as JND, just noticeable difference। बिल्कुल सही। अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं पहले क्वेश्चन पढ़ूंगा फिर MCQ पढ़ेंगे, उसके बाद 10 सेकेंड। द reduced sensitivity of sense organs to prolonged stimulation is called sensory dash, sensory ratio, sensory overload, sensory deprivation और sensory adaptation। अब सही है गाइज, स्पीड सही है ये, जिसको कोई कंप्लेंट आ रही है, और इट्स ओके, कोई इसमें बुरा फील करने वाली बात नहीं है। आप क्या कर रहे हो, अडाप्टेशन, बिल्कुल सही। डिप्रीवेशन क्यों नहीं है भैया, या ओवरलोड क्यों नहीं है। ओवरलोड तब होता है जब प्रोलॉन्ग स्टिमुलेशन नहीं, बहुत सारे स्टिमुलेशन होते हैं। अगर ये एकदम वैसे ही है, ठीक है मैं कह दूंगा जब आंसर करना है, ठीक है जी। तो भाई ये एकदम वैसे ही है जब आप डीजे में नया नया घुसते हो, एकदम कान फट रहे होते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद आपके कान एडजस्ट कर लेते हैं, है ना। तभी आपने देखो इतने बड़े बड़े स्पीकर के सामने बंदे खड़े हो जाते हैं, पता नहीं उनके कान के पर्दे कैसे नहीं फटते। तो भाई बिल्कुल दैट इज सेंसरी अडाप्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इजी है, इसको तो मैं टाइम ही नहीं दूंगा। पार्ट ऑफ द आई दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल, क्लास 8th का क्वेश्चन है ये। कॉर्निया, आइरिस, रेटिना, लेंस। अगर किसी को इस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो भैया जाके पढ़ाई करो, ठीक है। आइरिस इज द राइट आंसर ऑब्वियसली। चलो ये है थोड़ा हिला हुआ क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के साथ ही मैं एक बार वॉशरूम होके आऊँगा, तब तक आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिए। हाँ जी गाइज, भाई मैंने कैमरा ऑफ किया, 2 कैमरे और ऑफ हो गए, ऐसा क्यों भाई। क्या लग रहा है गाइज, आंसर दे दीजिए मेरे को। 3। ओहो यार, इतने सारे लोग सही आंसर दे देंगे तो मैं क्या काम करूँगा, मैं जॉब छोड़ दूँ क्या। चलिए, जिसको भी प्रॉब्लम आ रही है उनके लिए बता देता हूँ मैं। सबसे पहली बात तो इन्होंने क्या पूछा, न्यूरल इम्पल्स कहाँ से कहाँ ट्रैवल करेगी। ऑप्टिक नर्व, रिसेप्टर सेल, गैंग्लियन सेल, बाइपोलर सेल। पहली बात तो रिसेप्टर सेल विल बी नंबर 1। तो आधा तो आपकी टेंशन यहीं खत्म हो गई कि भैया सारे ऑप्शन में देखा, बी एक आगे है, 3 ऑप्शन सही है, पर आगे का भी समझ लो। तो भाई रिसेप्टर सेल आपके लिए क्या है, आईज के अंदर रॉड्स एंड कॉन्स हैं। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपके पास होगा बाइपोलर सेल्स। बाइपोलर सेल आपको पता है सारे के सारी उन जगहों पे होता है जहाँ पे रिसेप्टर्स जुड़ते हैं। आपको पता है यहाँ पे नोज के अंदर भी होता है ना। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी के पास भी बाइपोलर सेल होता है। अच्छा जी, नाउ बाइपोलर सेल की जो साइनाप्स होती है हमेशा वो होती है गैंग्लियन सेल के साथ। तो बाइपोलर सेल जाके किसके साथ साइनाप्स करता है, गैंग्लियन सेल्स के साथ साइनाप्स करता है। और मजे की बात ये है, गैंग्लियन सेल जो होता है, सपोज ये है, बड़ा खराब से बना रहा हूँ, उसकी जो एक्सॉन है, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्सॉन्स टुगेदर मेक द ऑप्टिक नर्व।
तो ऑप्टिक नर्व इज एक्चुअली मेड अप ऑफ द एक्सॉन्स ऑफ द गैंग्लियन सेल। तो बी मतलब सबसे पहले रिसेप्टर सेल, फिर बाइपोलर सेल, फिर उससे रिलेटेड उससे जुड़ा हुआ गैंग्लियन सेल, और गैंग्लियन सेल की ही एक्सॉन से बना हुआ ऑप्टिक नर्व। तो बी डी सी ए। ठीक है भैया, चलें गाइस, चलो लेट्स मूव अहेड। Easy question. Perceiving a text as words on a page rather than as black and white piece of paper illustrates which principle of Gestalt? रुकेंगे। Okay, I guess everyone knows. Absolutely. Figure ground segregation. तभी तो आपको पता है टेक्स्ट सामने है और पेज पीछे है, ऐसा नहीं है वो टेक्स्ट पेज का ही पार्ट है, तभी आपने फिगर ग्राउंड सेग्रीगेशन कर पाए। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, मेरा हाथ ही देख लेना गाइस। विच परस्पेक्टिव मेंटेन्स दैट मोस्ट ह्यूमन परसेप्चुअल कैपेबिलिटीज आर इनबॉर्न एंड दैट रिजल्ट वेरी लिटिल फ्रॉम लर्निंग? लर्निंग से नहीं होता, सब कुछ आपकी इंटरनल कैपेबिलिटी है। नेटिविस्ट, इंटरैक्शनिस्ट, बिहेवियरिस्ट, एम्पिरिसिस्ट। अब ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं भी आता ना, आप एलिमिनेशन से कर सकते हो। कैसे? इंटरैक्शनिज्म तो डिफरेंट होता है कि आपके एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करता है और आपको आपके साथ इंटरैक्ट करता है और आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। बिहेवियरिज्म इज ऑल अबाउट लर्निंग, वो तो हो नहीं सकता। एम्पिरिसिज्म इज ऑल अबाउट प्रूफ्स, इट इज नॉट रिलेटेड टू इट। तो तीन नहीं है तो नेटिविज्म ही है। नेटिविज्म आप खुद सोचो, नेटिव, नेटिव का मतलब क्या है? चीज़ें पहले से हैं, है ना, तो उससे रिलेट भी होता है। बिल्कुल सही। और जब भी ऐसा लगे ना भाई ये क्या लिखा है, तो एक बार हिंदी वाला भी देख लेना अगर आपको ऑप्शन मिले तो। वैसे आपको सीबीटी में शायद ही मिले, है ना, पर अगर मिलता है तो बिल्कुल देख लेना। The concept of again important question. The concept of perceptual set comes out of which approach to perceptual processing? Data driven, constructivist, bottom up, and direct. कंफ्यूज हो रहे हो गाइस? परसेप्चुअल सेट्स, पहली बात तो ये बताओ, क्वेश्चन समझ नहीं आया? ठीक है, ठीक है जी। परसेप्चुअल सेट कोई मेरे को एक्सप्लेन कर सकता है क्या होते हैं? बताओ बताओ, चैट बॉक्स में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। परसेप्चुअल सेट क्या होते हैं? नहीं आता? परसेप्चुअल स्टेट्स, फिक्स्ड पैटर्न ऑफ परसीविंग, वेरी गुड। मोर लाइक आपकी बायसेस, इंटरनली मेड बायसेस ऑफ परसीविंग थिंग्स, राइट? अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज, परसेप्चुअल सेट्स जो होते हैं वो इनहेरेंटली टॉप डाउन प्रोसेसिंग से रिलेटेड होते हैं, ठीक है? क्योंकि आपके बायस हैं। बायस क्या है? देखते ही आपने किसी चीज को समझ लिया, तो पहले यू लुक्ड एट द होल देन यू वेंट डाउन, मतलब यू फर्स्ट लुक्ड एट द टॉप देन यू लुक्ड एट द बॉटम, है ना? तो पहली बात तो परसेप्चुअल सेट्स आर रिलेटेड टू टॉप डाउन प्रोसेसिंग। अब बॉटम अप तो काट दो, ऑप्शन नंबर 3 नहीं हो सकता। डायरेक्ट भी नहीं हो सकता, ये तो ऑब्वियस सा है, गूगली है भी फालतू की। डेटा ड्रिवन, बॉटम अप प्रोसेसिंग इज डेटा ड्रिवन। अरे भैया मैंने आपको बताया, जैसे कि एक येलो है, येलो स्क्वायर, मेरे को आंसर बताना, येलो स्क्वायर, कार्टून कैरेक्टर, laughs a lot, lives underwater. Exactly, exactly, right? अब ये क्या, डेटा ड्रिवन थी, जितना डेटा दिया आपने बॉटम में चीजें जोड़ के टॉप पे पहुंचे, तो बॉटम अप प्रोसेसिंग इज डेटा ड्रिवन, है ना भाई?
तो ये 3 और 1 कट जाएगा. कंस्ट्रक्टिविस्ट इज द राइट आंसर. ठीक है भैया. सो क्योंकि टॉप डाउन प्रोसेसिंग है, कंस्ट्रक्शनिज्म से इट इज़ अ लॉट रिलेटेड कि आप किसी चीज़ को देख रहे हो, उसके साथ बायसेस अपने लेके चल रहे हो. तो परसेप्चुअल सेट्स कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी से रिलेटेड है. बॉटम अप डेटा ड्रिवन होती है. डायरेक्ट सिंपली क्या कहता है कि कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, जो देखा वही आपने परसीव कर लिया, पर वो सच नहीं है ना भाई. अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था. गुड. चलो फंसे किसी चीज़ में तो फंसे. कैन प्लीज एक्सप्लेन दैट अगेन. ठीक है, छोटी सी बात है. देखो, एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं. ठीक है, यहाँ पूछा गया परसेप्चुअल सेट. परसेप्चुअल सेट क्या है? आपका फिक्स्ड पैटर्न्स ऑफ या रीऑकरेंट पैटर्न्स ऑफ परसीविंग समथिंग, है ना. तो इट इज़ लाइक बायस यू हैव, है ना. ये एकदम वैसे ही है. आपने एक बंदे को देखा, है ना. सपोज जैसे कि अगर हम बहुत पहले होते, है ना, तो आप यही कहते हैं कि अगर आपने किसी को देखा, पहाड़ों पे गए हो, तो पहाड़ों से रिलेटेड आपके दिमाग में मैगी ही आ रही है कि आपने कोई स्टॉल देखी तो वहाँ पे मैगी ही मिलेगी, है ना. तो ये एक पॉइंट ऑफ काइंड ऑफ अ बायस है. बायस आपके कब बनते हैं? जब आप किसी भी चीज़ को देख के ही परसीव कर लेते हो. तो आपने फर्स्ट होल पे देखा एंड देन आप इसके छोटी छोटी चीज़ें देख रहे हो. आपने पहले देखो ढाबा मिल गया, मतलब यहाँ पे खाना मिलेगा ही मिलेगा. देन आपने देखा मेन्यू में क्या क्या है. तो दैट इज टॉप डाउन प्रोसेसिंग. You first looked at the whole, then you considered all the parts. अच्छा, इसके अंदर मिलता क्या क्या है ना. नाउ बॉटम अप प्रोसेसिंग क्या होती है भैया? आप पार्ट से शुरू करते हो और आप टॉप पे जाते हो. जैसे कि स्क्वायर है, येलो है, स्पंज है, लिव्स अंडर वाटर है. बताओ क्या है? स्पंज बॉब है, सबको पता है. तो आपने डेटा से टॉप पे पहुंचे, रिजल्ट पे पहुंचे, है ना. तो इट इज बॉटम अप इज डेटा ड्रिवन. तो ये दोनों चीज़ें कट जाएंगी और डायरेक्ट प्रोसेसिंग तो होती नहीं. तो कंस्ट्रक्टिविस्ट इज द आंसर. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेप्थ क्यूब दैट इज पोटेंशियली अवेलेबल फॉर ओनली वन आई. मोनोक्यूलर क्यूब इनमें से कौन सा नहीं है यार? इतना मतलब बच्चा सा क्वेश्चन दे दिया. ऑप्शन नंबर 1 में ही बाइनोक्यूलर लिखा हुआ है, तो इन्होंने एफर्ट भी नहीं डाला. अच्छी बात है, वो इजी है. इसको चाहते तो मुश्किल कर सकते थे, पर उन्होंने ऑप्शन इजी कर दिया. क्वेश्चन आसान इजी नहीं होता, हमेशा ऑप्शंस की वजह से ही क्वेश्चन मुश्किल बनता है. जितने मुश्किल ऑप्शंस उतना मुश्किल क्वेश्चन. सिंपल सी बात है. इसका आंसर क्या है भाई? बाइनोक्यूलर डिस्पैरिटी ऑब्वियसली. बाकी सारे क्या है? मोनोक्यूलर क्यूज हैं. आगे चलते हैं. अब ये है मज़ेदार क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे इसे सारे. इसमें टाइम लेंगे हम, 10 सेकंड से ज़्यादा दूंगा. जब मैं बोलूँगा तभी आंसर करना है. विच ऑफ द फॉलोइंग्स ट्रू डिफरेंस बिटवीन लर्निंग एंड परफॉर्मेंस. दोनों के बीच में जो सही एकदम डिफरेंस है. लर्निंग इज ऑब्जर्वेबल, परफॉर्मेंस इज नॉट. लर्निंग इज परमानेंट एज कंपेयर टू परफॉर्मेंस. लर्निंग कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली, परफॉर्मेंस मस्ट बी इन्फर्ड. लर्निंग इज ईजियर टू चेंज दैन परफॉर्मेंस. 4 ऑप्शन है, ए एंड डी, बी एंड सी, बी एंड सी ओनली. दोनों ओनली है. ठीक है, 10 सेकंड दे रहा हूं आपको. टू 1 3 2 4 3 4 2. अब देखो एक मज़ेदार चीज़ देखोगे आप, जब भी कोई क्वेश्चन गलत होता है इनहेरेंटली सब सेम आंसर नहीं देते. गलत में सब अलग अलग आंसर देते हैं. तो अब देखो, वेरी गुड, आपने सोचा इस बारे में. ठीक है, अब यहाँ पे ना थोड़ी सी मुश्किल चीज़ लिखी हुई है. ठीक है, लर्निंग इज ऑब्जर्वेबल, परफॉर्मेंस इज नॉट. ये तो इनहेरेंटली गलत ही है. ऐसा कुछ नहीं है भैया, परफॉर्मेंस तो ऑब्जर्व ही होती है. तो ए नहीं होगा. जिस भी ऑप्शन में ए है वो नहीं होगा. अब आपके पास या तो है बी एंड सी होगा, या फिर सिर्फ बी या फिर सिर्फ सी होगा. तो डी को भी मैं हटा देता हूँ. अब देखो, लर्निंग इज परमानेंट एज कंपेयर टू परफॉर्मेंस. दिस इज ट्रू. भाई परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? देखो, लर्निंग का मतलब ये है, आपने सपोज बचपन में याद करी 2 की टेबल, है ना. अब आपने 2 की टेबल याद करी, आपने मेरे को सुनाई, आपने कहा 2 1 2 2 2 4.
आप गए स्कूल में, पेपर था उस दिन, बोल नहीं पाए। तो परफॉर्मेंस ज़रूरी नहीं है हमेशा आपकी आएगी ही आएगी, पर लर्निंग तो बच्चे के दिमाग में है ना, उसने इनहेरेंटली याद तो कर ही लिया कि 2 1 2 2 2 4, राइट। तो लर्निंग इज एक्चुअली रिलेटिवली परमानेंट टू परफॉर्मेंस। अगला ये जो सी है ना, ये सी है थोड़ी सी देखने वाली चीज़। लर्निंग कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली, परफॉर्मेंस मस्ट बी इन्फर्ड। ये सच है। अब ये सच कैसे है, देखो सिंपल सी बात है, जब भी हम कोई टेस्ट लगा रहे हैं ना, तो वो हम लर्निंग को देखने के लिए टेस्ट लगा रहे हैं। इसका एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने आपको 10 जनरल नॉलेज के क्वेश्चन दे दिए, है ना, कि इंडिया की कैपिटल क्या है, दिल्ली के नई चीफ मिनिस्टर कौन है, ये सारे मैंने आपको ऑप्शन दे दिए। अब जब मैंने वो टेस्ट आपके ऊपर लगाया, है ना, और आपने आंसर सही गलत करे, उससे मैंने क्या असेस करी, आपकी क्या मेजर करने की कोशिश करी, लर्निंग या फिर परफॉर्मेंस? बताओ, व्हाट डिड आई मेजर, लर्निंग या फिर परफॉर्मेंस? लर्निंग, वेरी गुड। अब ऑन द बेसिस ऑफ योर स्कोर आई इन्फर्ड योर परफॉर्मेंस, कि आपने कितने अच्छे से वो करा, कितना अच्छा स्कोर किया, राइट। सो लर्निंग इज मेजर्ड डायरेक्टली, और उसकी कंक्लूजन में परफॉर्मेंस निकलती है, यानी परफॉर्मेंस इज इन्फर्ड। परफॉर्मेंस आप असेस नहीं करते, परफॉर्मेंस तो आपको दिखती है सामने वाले बंदे की, है ना। तो याद हैं चीज़ें, पर बच्चा अटेम्प्ट नहीं कर पाया, तो लर्निंग डायरेक्टली मेजर कर रहे हो, और उसके बेसिस पे आप इन्फ्लुएंस निकाल रहे हो कि बच्चे की परफॉर्मेंस अच्छी थी, बच्चे की परफॉर्मेंस बुरी थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा गाइस? ऑप्शन नंबर क्या होगा सही आंसर? अबे अभी तो बताया, ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि बी भी सही है और सी भी सही है। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा घूमा हुआ क्वेश्चन है, पर ऐसे क्वेश्चन से संभल के रहना। ये यही क्वेश्चन होते हैं जो डिस्क्रिमिनेट करते हैं बिटवीन अ चाइल्ड हु हैज़ एक्चुअली लर्न एंड एक ऐसा बच्चा जिसने ऊपर से नॉलेज ले रखी है। तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को ध्यान से करना, ठीक है, यही है डिस्क्रिमिनेटिव फैक्टर वाले क्वेश्चन भैया। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, ये तो ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। रघु वॉज वॉकिंग अलोन, बट सर इजंट देयर ऑलवेज अ स्कोप ऑफ अनलर्निंग? अरे हाँ बच्चे, बिल्कुल निहारिका जी, वेरी गुड। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पर्सनालिटी की डेफिनेशन में लिखा होता है रिलेटिवली एंड्योरिंग। आप हमेशा अच्छा बच्चे की तरह बिहेव नहीं करते, पर आप बाकी चीज़ों से तो ज़्यादा अच्छे बच्चे रहते हो। आपके अंदर गाली बकने की भी एबिलिटी है, पर आप ज़्यादा अच्छा बच्चा रहते हो। तो रिलेटिवली एंड्योरिंग। सिमिलरली लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट टू परफॉर्मेंस। यू कैन अनलर्न स्टफ, यू कैन गेट एक्सटिंक्शन एज वेल, पर परफॉर्मेंस से ज़्यादा ही टिक जाती है। दैट इज़ वाई ये ऑप्शन सही है। चलिए, रघु अकेले चल रहा था, बस 2 बच्चों के कैमरे होने, बाकी लोग ऑन करो। रघु अकेले चल रहा था नदी के पास, और उसको एक सांप ने काट लिया भाई। अब वो दोनों चीज़ों से डरता है, सांप से भी डरता है और नदी से भी डरता है। ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट, क्लासिकल, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, या इनसाइट लर्निंग? एकदम नुन्नू पुन्नू क्वेश्चन है भैया ये। ऑब्वियस सी बात है, व्हेनेवर फियर कंडीशनिंग है तो वो तो क्लासिकल कंडीशनिंग ही होती है, ठीक है, ऑब्वियस बातें हैं ये। तो ठीक है भाई, क्लासिकल कंडीशनिंग इट इज, कोई इसमें सोचने वाली बात नहीं है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 सेकंड दूंगा। ड्यूरिंग एक्सटिंक्शन द डैश इज कंसिस्टेंटली ओमिटेड एंड द डैश अंडरगोज ग्रेजुअल रिडक्शन। ऑप्शंस आपके सामने हैं, खुद पढ़ लेंगे, ठीक है। फोर होगा या 3 होगा गाइस, क्या लगता है? व्हाट इज अनकंडीशन स्टिमुलस हेयर, कोई बता सकता है? बताओ भाई चैट बॉक्स में। UCS और CR। अब ये तो बताइए कि कंडीशन रिस्पॉन्स की के अंदर ही ग्रेजुअल रिडक्शन होती है, ठीक है। अब ये वैसे ही है
कि ड्यूरिंग द एक्सटिंक्शन का टाइम घंटी बजाते थे तो सैलिवेशन होती थी, अब मैंने घंटी बजानी बंद कर दी, तो घंटी अनकंडीशनड स्टिमुलस था या कंडीशनड स्टिमुलस था? कंडीशनिंग हो रखी थी, नहीं हो रखी थी घंटी के लिए? कंडीशनड स्टिमुलस ही तो है, तो फिर 3 कैसे हुआ? ड्यूरिंग द एक्सटिंक्शन घंटी बजानी बंद कर दूंगा तो फिर कंडीशन रिस्पॉन्स यानी सैलिवेशन भी बंद हो जाएगी। यही तो चीज़ हम देखना चाहते हैं। फूड के लिए तो ऑब्वियसली आता ही है सैलिवेशन, फूड दिखाओगे तो हमेशा ही होगी, पर घंटी जब बजानी बंद कर दोगे जो कि कंडीशन स्टिमुलस था, तो कंडीशन रिस्पॉन्स भी आना बंद हो जाएगा। बिल्कुल सही, 4 तो आंसर होगा फिर इसका। 3 में काहे फंस गए थे गाइज? ये तो इजी क्वेश्चन था, कोई बात नहीं। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, 5 सेकंड दूंगा। बताइए साना जी। अच्छा गलती से लगा। हाँ बोलो बोलो, 1 सेकंड रुको, मेरे को ईयरफोन लगा दो। बोलो। हाँ हाँ बताओ बताओ। हम्म 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 अगर हम सिर्फ घंटी बजाते रहते, हाँ। हम्म हाँ हाँ, बट हमने क्या बोला है कि हम घंटी बजानी बंद कर रहे हैं। ड्यूरिंग द एक्सटिंक्शन द डैश इज कंसिस्टेंटली ओमिटेड, हम बार बार उसे बंद कर देते हैं। घंटी बजानी, अच्छा 1 सेकंड रुको, अब तो मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ। अगर हम, ये बेसिकली वही बात है कि अगर हम खाना देना बंद कर दें तो फिर घंटी के साथ साथ एक्सटिंक्शन होने लग जाएगी, राइट? ना अब तो मेरे को भी सही लग रहा है कोई ऑप्शन। चलो आई लुक इनटू दिस। हाँ हाँ भावना जी बताइए बताइए बताइए। विच मीन्स, यस, ये भी सच बात है, ये भी सच बात है। अब ये बात बताओ, कंडीशनिंग के बाद जस्ट टेल मी दिस, द बेल आफ्टर यू कंडीशन इट बिकम्स अ कंडीशन स्टिमुलस, डज इट? इट डज बिकम अ कंडीशन स्टिमुलस ना? तो मेरे ख्याल से तो यार सी एस ही सही बात है कि खाना देना बंद कर दोगे तो घंटी बजानी भी बंद कर दोगे तो अपने आप ही एक्सटिंक्शन आ जाएगी। तो 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 अनकंडीशन, सही बात है, तो अनकंडीशन रिस्पॉन्स आएगा ही क्यों? एक्सटिंक्शन होगी ही क्यों? विच मेक सेंस। तो सही है भाई, सी एस एंड सी आर वाला ही ऑप्शन सही है, क्योंकि घंटी बजाने पे जब हमारी कंडीशनिंग हो चुकी है तो इट हैज़ बिकम कंडीशन स्टिमुलस। सही बात है। आई फील ऑप्शन नंबर 4 ही होगा। सहाना जी डज नॉट अंडरस्टैंड, भावना जी दोबारा बताएंगे? आई चेक ऑन इंटरनेट एज वेल। रुको, तुम लोगों ने मेरे को भी कंफ्यूज कर दिया। फूड यूसीएस होता है भाई, पर बाद में तो कंडीशन होता था ना। चलो देखते हैं, 1 सेकंड इसको देखते हैं। हम्म, हाँ हाँ चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तब तक आई लुक इनटू दिस वन। अगले क्वेश्चन का आंसर बता दो आप लोग। हम्म, हाँ हाँ ये देखो ना,
तो मेरे ख्याल से सहाना जी वॉज राइट. आओ देखते हैं भैया. नाइस. क्वेश्चन है हमारा कि ड्यूरिंग द एक्सटिंक्शन डैश इज कंसिस्टेंटली ओमिटेड एंड इस वजह से कंडीशनड रिस्पॉन्स के अंदर ग्रेजुअल रिडक्शन आ जाता है. एंड व्हाट इज extinction in classical conditioning? Extinction refers to the gradual weakening of conditioned response when CS is repeatedly presented. सही बात है, घंटी is repeatedly presented without the UCS. तो बिल्कुल सही, सहाना जी सही थी इस जगह पे. कहाँ गया ये? ठीक है जी. तो अनकंडीशनड स्टिमुलस अगर लाना बंद कर दिया तो हमारा कितना भी फूड दिखाते रहो, है ना, without the gradual weakening and eventual disappearance of CR when the seed is repeatedly presented without the US. तो without the US है तो मतलब सीधा सीधा है डैश इज कंसिस्टेंटली ओमिटेड. तो यही होगा, ऑप्शन नंबर 3 ही आएगा गाइस, क्योंकि बाय डेफिनेशन भी यही है. एक कंडीशन रिस्पॉन्स कितना भी देते रहो, अगर आप अनकंडीशन का मतलब वो ये जो खुद नेचुरली आ रहा था कि सैलिवेट तो कर ही रहा था डॉग, हर बार खाना देख के वो सैलिवेट कर ही रहा था. मैंने उसे घंटी से कंडीशन कर दिया था. अब मैं उसकी बार बार घंटी बजाया जा रहा हूँ, उसको कोई खाने में चीज़ नहीं दे रहा. तो क्या है, 2 बार आएगा, 3 बार आएगा, 4 बार आएगा, पर 5वीं 6वीं बार तक वो भी समझ जाएगा कि खाना तो मिल ही नहीं रहा, अनकंडीशन स्टिमुलस नहीं मिल रहा. सो येस, ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट. थैंक यू सहाना जी, थैंक यू. बाकी लोग जिन्होंने भी 3 कहा था, दैट इज़ राइट. तो 3 UCSCR. अब तो आ गया ना सबको? भावना जी गॉट इट? थैंक यू. अच्छी बात है भाई, कुछ तो हमने देखा. ये तो इजी था. क्या था इसका आंसर? अरे इसका आंसर अकॉर्डिंग टू BF स्किनर बेसिक मैकेनिज्म इज रीइंफोर्समेंट नॉट पनिशमेंट. आई होप यू गाइज नो दैट. आगे बढ़ते हैं. ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन है. अ बास्केटबॉल प्लेयर हु इज रेडी टू शूट अ फ्री थ्रो इज नॉट डिस्ट्रैक्टेड बाय द साइट ऑफ क्राउड, डेमोन्स्ट्रेटिंग सेंसरी ओवरलोड, सेलेक्टिव अटेंशन, रिहर्सल, रिलैक्सेशन. बिल्कुल सही. ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्टिव अटेंशन इज द राइट आंसर. सेलेक्टिव अटेंशन इज द राइट आंसर. क्यों? क्योंकि भाई सब धुंधला धुंधला लागे, तुझ पे तो फोकस है. दैट इज सेलेक्टिव अटेंशन फॉर यू. तो उसको सिर्फ बास्केटबॉल का कोर्ट दिख रहा है, उसे बाकी कोई नहीं दिख रहा. इस पे क्वेश्चन वो भी डाल सकते हैं कि अर्जुन तुम्हें क्या दिख रहा है, तो ना अर्जुन ने कहा था मुझे सिर्फ आंख दिख रही है. तो दैट इज सेलेक्टिव अटेंशन एट इट्स पीक, है ना. अच्छा जी, अटेंशन. अब ये है थोड़ा सा घुमा हुआ क्वेश्चन, ठीक है. अटेंशन इन्फ्लुएंसेस मेमोरी बाय लिमिटिंग इट, डायरेक्टिंग इट, एक्सटिंग्विशिंग इट और एनहांसिंग इट. अब देखो, मैं जानता हूँ 2 और 4 में ही सारे लोग कंफ्यूज होंगे, क्योंकि मैं भी कंफ्यूज था, ठीक है. ऑब्वियसली लिमिट तो नहीं होती है टेंशन से, और एक्सटिंग्विश यानी बुझती भी नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ भी नहीं होती. तो 2 और 4 में हम सब कंफ्यूज है, राइट. अब देखो, दोनों ही चीज़ें अपने अपने लेवल पे ठीक हैं, पर बेटर आंसर इज एनहांसिंग दी मेमोरी. क्यों? क्योंकि बिना अटेंशन पे करे भी आप कई सारी चीज़ों को मेमोरी में डाल लेते हो. कैसे? क्योंकि आपको पता होगा, जैसे आप सपोज टीवी देख रहे हो और आपके साइड में सपोज कोई किसी ने कुछ काम किया, सपोज आपका भाई फ़ोन चला रहा था, तो आपके दिमाग में वो भी थोड़ा बहुत इम्प्रिंट हो जाता है. भले ही आपको पूरा पूरा याद ना हो, पर आपको समवॉट याद रहता है कि अच्छा मेरे साइड में कुछ तो कोई कर रहा था, है ना. सो बिल्कुल डायरेक्टिंग तो होती ही है, बट जब आप किसी चीज़ पर अटेंशन पे करते हो तो आपकी बहुत अच्छी मेमोरी बनती है, राइट. इट गोज टू द लॉन्ग टर्म मेमोरी. दैट इज़ वाई एनहांसिंग इट इज़ द राइट आंसर. डायरेक्टिंग भी होती है, अटेंशन पे करोगे तो आपकी मेमोरी उस तरफ डायरेक्ट हो जाएगी, पर बिना अटेंशन पे किए भी छोटी छोटी चीज़ें आ जाती हैं. दैट इज़ वाई एनहांसिंग इट इज़ द राइट आंसर. ठीक है, थम्स अप थम्स अप. ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं. भाई 7:30 बजने वाले हैं क्या, और हम कितने क्वेश्चन पे है? क्वेश्चन नंबर 48. अरे बहुत पीछे भाई, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा. चलो कोई बात नहीं. अगला क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है.
If you look up the address of a person you have never visited before and 3 minutes later can no longer remember the address, you should conclude that the information was probably held in your procedural, short term, long term schema. अब देखो इन्होंने ये क्वेश्चन ना जान के बनाया है. उन्होंने यहाँ पे 1 मिनट या 35 सेकेंड नहीं लिखा, उन्होंने जान के 3 मिनट्स लिखा ताकि एक बच्चा जिसने ज़्यादा पढ़ाई करी है वो ये सोचे भाई शॉर्ट टर्म मेमोरी तो 30 सेकेंड्स की होती है, 3 मिनट तक था, मतलब लॉन्ग टर्म मेमोरी में था, भूल गया मैं. नहीं भाई, अगर इसको डेली लाइफ में भी देखोगे तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से ही रिलेटेड चीज़ है. दैट इज़ वाई राइट आंसर इज शॉर्ट टर्म मेमोरी. ओवर कॉम्प्लिकेट कभी कुछ नहीं करना. टू मच नॉलेज टू मच कन्फ्यूजन, ऑलवेज यही होता है. ठीक है, चलो भाई कैमरे ऑन कर लो भाई, 2 ही लोगों के खुले हुए. अगला क्वेश्चन है. अगेन मेरे को तो सबसे पहले ही दिख गया A111 और A का 3, तो मैं पहले A को ही चेक कर लूंगा. सिंपल सी बात है, सॉल्व ही नहीं करना. A का 3 एक में ही है. मेमोरी ऑफ राइडिंग अ बाइसाइकिल इज प्रोसीजरल मेमोरी, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज राइट. मैं देखूंगा ही नहीं बाकी के, सिंपल सी बात है. बाकी का कोई भी सही होगा तो ऑप्शन ही गलत है. ठीक है, मतलब हमें फिर भी मार्क्स मिलेंगे. अच्छा जी, चलिए ये प्रकार के क्वेश्चन पे हमारे टेस्ट सीरीज वाले ग्रुप में 100 बार डिबेट हो चुकी है, तो बात करते हैं इस पे. पारुल रिमेंबर्स थिंग्स फ्रॉम द पास्ट वेरी वेल but cannot incorporate present events into her memory. She is suffering from what? Retrograde amnesia, proactive interference, retroactive interference या interrogate amnesia. अब आपको लग रहा होगा ये इंटरफेरेंस का क्वेश्चन है, बट इट इज अ क्वेश्चन अबाउट एमनीजिया. पुरानी मेमोरी सारी है, नई मेमोरी नहीं है. शी रिमेंबर्स एवरीथिंग फ्रॉम द पास्ट बट कैन नॉट इनकॉर्पोरेट प्रेजेंट इवेंट्स इनटू हर मेमोरी. प्रेजेंट इवेंट्स को मेमोरी में ला नहीं पा रही है. ऐसा नहीं है कि पास्ट की वजह से नए वाले हो नहीं पा रहे. दैट इज वाई इट इज एंटेरोगेड अमनीजिया. एंटेरोग्रेड अमनीजिया का मतलब क्या? एंटेरो आगे, ए आगे आगे, तो आगे की चीज़ें याद नहीं हो रही. और पीछे वाला रेट्रोग्रेड, रेट्रो मतलब पुराना, तो पुराना याद नहीं हो पा रहा, नया सारा बना रहे. इसका एग्जाम्पल देते हो, रेट्रोग्रेड अमनीजिया, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ पे हूँ. तो आप किसी के जैसे मूवीज़ में होता है ना, सीरियल्स में होता है, चोट लग जाती है सर पे, सारा पिछला भूल जाते हैं, वो रेट्रोग्रेड अमनीजिया होता है. एंटेरोगेड अमनीजिया क्या होता है? पिछला सारा याद है, नया कुछ बना नहीं पा रहे. ठीक है, अच्छा जी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मज़ा आएगा. चलिए सबसे पहले ऑप्शंस देखो, और ऑप्शंस में देखो कोई भी ऐसे 3 या 2 ऑप्शन जिनमें किसी एक का सेम टू सेम हो रहा है. जैसे आई कैन सी ए में 1 है और ए में 2 and 3 है. क्या बात है भाई, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, नाइस. 3 आ रहा है. ठीक है भाई, देख लेते हैं. तो सिंपल सी बात है, मैं क्या देखूंगा? ए का 1, 2 and 3. तो ए का 1 है क्या? ड्राइव थ्योरी, बिहेवियर इज पुल्ड ना. ए का 2, बायोलॉजिकल नीड प्रोड्यूस अनप्लेजेंट स्टेट ऑफ अराउजल, ड्राइव तो यही होती है. तो ए का 2, चलो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ. बी का 4, बी का अराउजल थ्योरी, जनरल लेवल ऑफ एक्टिवेशन वगैरह, सही है भैया. 3 आंसर सही है. और बढ़िया बताता हूँ, अगर आप ये देखोगे ना, सबसे वियर्ड कौन सा लग रहा है जो आपको नहीं आता? गोल सेटिंग थ्योरी. उसका आप देखोगे तो किधर आएगा? सॉरी, एक्सपेक्टेंसी भी ले लोगे, कोई भी ले लोगे तो आपको दिख जाएगा. पर ए ले लो, बी देख लो, जैसे बी में भी देखो 2 बार 4 हो रहा है, सी में भी 2 बार 1 हो रहा है ना. तो यू कैन चेक कैसे भी. चलिए अगला. अरे वाह, इतनी सारी देखो इन्होंने वो डाल रखी है आपके लिए. ठीक है जी. अगेन सबसे पहले सबसे वियर्ड वाले को देख लो, उसको मैच करने की कोशिश कर लो, वही आंसर होगा. कोई भी ऐसा देखो जिसमें एक ऑप्शन बस एक ही बार आ रहा हो, देखो. ठीक है, तो ऐसे में जब बड़े बड़े आपके पास MCQs हो ना, तो सिंपल सी बात है, कोई भी ऐसा देखो ABCD में जिसमें एक ही बार कोई चीज़ रिपीट हो रही है. जैसे ए में देखो 1 2 बार रिपीट हो रहा है, सी में 2 2 बार रिपीट हो रहा है, डी सी और सॉरी बी में, सी में एक बार है,
डी में एक एक बार है। मैंने देखा ओपोनेंट प्रोसेस थ्योरी मेरे को नहीं आती क्या है, तो मैं देखता हूँ डी में 1 देख लेते हैं। इमोशनल रिएक्शन टू अ स्टिमुलस आर फॉलोड बाय ऑटोमेटिकली बाय एन ऑपोजिट रिएक्शन। लग रहा है भाई ओपोनेंट ऑपोजिट हो सकता है, तो मैं क्या करूँगा, डी वाली लाइन में ए पता है मेरे को क्या होता है, ए का 4 देख लेता हूँ। कैनन बार्ड थ्योरी, इमोशन प्रोवोकिंग इवेंट्स इंड्यूस साइमल्टेनियस सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, एमसीक्यू में देखो सबसे मुश्किल ही मैचिंग होती है और सबसे इजी भी आप लोग मैचिंग कर पा रहे हो, वेरी गुड। आगे चलते हैं, इजी क्वेश्चन। एरिक्सन्स डेवलपमेंटल थ्योरी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज 5 सेकेंड। 5 सेकेंड मेरे पूरे नहीं हुए भाई, रुक जाओ भाई हाइपर एक्टिव स्टूडेंट्स। सही है भाई, ऑप्शन नंबर 2, 8 स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट, ऑब्वियसली इसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है भैया। मज़ेदार क्वेश्चन। इसके लिए आपके पास थोड़ी सी एक्सटर्नल नॉलेज भी होनी आवश्यक है। 10 सेकंड दूंगा इसमें, 10 सेकंड मतलब 10 सेकंड रुकेंगे। हैरी हार्लो's study on baby monkeys indicated that attachment formation is related to tactile sensation, nourishment, size of the mother, direction of growth। चलिए आंसर दीजिए। क्या बात है भाई, क्रेजी कर दिया है तो आप लोगों ने, बिल्कुल सही। हैरी हार्लो की क्या थी, रीसस मंकी के ऊपर थी। छोटू सा मंकी लिया था, उसको टॉर्चर किया था, मम्मी से दूर कर दिया। अब 2 मदर्स बनाई, एक मेटल की बना दी जिसके अंदर उन्होंने फीडिंग के लिए वो लगा दिया, बेबी वाली बॉटल लगा दी, और दूसरी लगाई सेम मेटल की, उसके अंदर फीडिंग के लिए बेबी वाली बॉटल लगा दी, पर उसके ऊपर एक अच्छा सा वार्म फर लगा दिया। तो देखा गया क्या कि छोटा सा रीसस मंकी जो है वो उस वाली मदर के पास गया जिसके अंदर नरिशमेंट तो मिल ही रही है, पर साथ साथ वार्मथ भी मिल रही है, माँ को छूने का एहसास भी हो रहा है। तो टैक्टाइल सेंसेशन इज द राइट आंसर। साइज वॉजंट मैटरिंग, डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ तो कुछ होता ही नहीं है। चलिए, शिशु बंदरों पर अध्ययन से संकेत मिलता है कि लगाव। A parent who fails to set firm limits on age appropriate behaviors required for a young child would be using which parenting style? Authoritarian, authoritative, permissive या disciplinarian? बता दीजिए गाइस। आई कैन सी परमिसिव। चलो, जिन जिन्होंने भी आंसर लिख दिया वो मेरे को डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटेरियन एंड अथॉरिटेटिव बताएंगे, क्या डिफरेंस होता है। चैट माइक ऑन करके भी बता सकते हैं, पहले हैंड रेज कर देना। डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटेरियन एंड अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग, बताइए सहाना जी, फिर उर्वी जी भी बताएंगे अगर सहाना जी ने कुछ गलत बताया तो। इंटरेस्टिंग। तो बेसिकली इसको आप छोटे से तरीके से समझ सकते हो, वॉट यू गिव। हाँ जी हाँ जी, मेहर जी बताइए। अच्छा, अक्षता जी ने भी एकदम सही लिखा है। सिंपल सी बात है, इसको आप ऐसे ले सकते हो, कितना देते हो और कितना लेते हो बच्चे से। अथॉरिटेरियन में क्या, कुछ दे नहीं रहे, सिर्फ लिए जा रहे। मेहर जी बताइए क्या हो रहा है आपका, बार बार माइक ऑन हो रहा है क्या, हैंड रेज हो रहा है बार बार। इरशाद, हम्म हम्म अनपरमिसिव क्या करते हैं। परमिसिव यार क्या है भाई, आ गया चल ठीक है, बाढ़ में जा, दैट्स परमिसिव, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, डोंट केयर, सिंपल सी बात है ना। मैं तो इसे ऐसे याद करता हूँ, वॉट यू गिव वॉट यू गेट। बच्चे को दे वॉर्म्स वगैरह कुछ नहीं रहे, बस उससे सब कुछ मांगे जा रहे हैं। हाई एक्सपेक्टेशंस, हाई सेट बाउंड्रीज, अथॉरिटेरियन।
अथॉरिटेटिव क्या है, दे भी रहे हैं अटेंशन और मांग भी रहे हैं। परमिसिव में क्या है, सारी अटेंशन दे रहे हैं, मांग कुछ नहीं रहे, है ना, कि तेरे को जो कर ले पैसे ले ले पर मैं ध्यान नहीं दे रहा तेरे पे, वो परमिसिव वाले। अच्छा जी, अ चाइल्ड हुज एक्शंस आर मोटिवेटेड बाय एन अवॉइडेंस ऑफ पनिशमेंट, कल ही पढ़ा है, शोज विच लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल या फिर अनकन्वेंशनल। अनकन्वेंशनल तो होती ही नहीं, ये कोलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंटल थ्योरी है। और ये वाली जो है अवॉइडेंस ऑफ पनिशमेंट, ये सबसे पहली स्टेज है ऑफ 6 स्टेजेस। और सबसे पहली स्टेज कहाँ पे आएगी, इन प्री कन्वेंशनल। बिल्कुल सही, तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, साइकोसेक्सुअल पर, चले तो आप खुद ही देखो, इजी पीजी है। सबसे पहले सबने ए देख लिया, हाँ ए में 3 में 1 है, एक में 3 है, तो ए का 3 सिंगल फ्रॉइड ही है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही। अब देखो यही क्वेश्चन को मुश्किल भी बनाया जा सकता है, अगर मैं सारे के सारे ऑप्शंस के अंदर ए में 1 2 3 4 कर दूं तो बच्चे को ज़्यादा ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, पर इन्होंने नहीं कर रखा तो हमारा बल्ले बल्ले है। चलिए, हाँ ये क्वेश्चन था जिस पे विवाद चल रहा था और हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी प्रपोज्ड बाय बेक proposes the following trajectory of illness, और आपको उसको लाइन में लगाना है। सर स्टार्ट्स के तो क्वेश्चन ही नहीं है, नीचे आएंगे प्रियांशी जी, रुको तो सही, अभी तो हम क्वेश्चन नंबर 59 ही पहुंचे हैं। चलो बताओ, अब मैं बता देता हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में विवाद चल रहा था। अब देखो, पहली बात तो इलनेस क्या है, इसमें इलनेस की बात हो रही है डिप्रेशन की, ठीक है। तो सीबीटी डेफिनेटली टॉक्स अबाउट द इलनेस विच इज डिप्रेशन, ठीक है। तो सबसे पहला हिंट ही यही है कि डिप्रेशन विल ऑलवेज बी द लास्ट वन, तो ये ऑप्शन नंबर 2 ही सही है। पर अब देखो क्यों सही है, सीबीटी कहती है कि सबसे पहले आपके दिमाग में क्या बनेगा, वो होता है ना लार्ज नेगेटिव कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ स्मॉल लिटिल थिंग्स, कि मैं तो जीवन में कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा, सब बर्बाद हो रहा है, सबसे पहले वो चीज़ होती है। यानी इलॉजिकल आइडियाज आर द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस टू अ पर्सन, कॉग्निटिव प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद क्या होता है गाइस, इसकी वजह से आपका मूड खराब होता है, आपको बुरा फील होता है कि यार मेरे जीवन में सब बर्बाद हो रहा है। इस थॉट की वजह से आपका नेगेटिव अफेक्ट बनता है। अब इस नेगेटिव अफेक्ट आपको बहुत बुरा लग रहा है, पहले आपको लग रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता जीवन में, सोचा, इसकी वजह से इमोशन बहुत बुरे फील हुए। अब आप एक बिहेवियर भी करोगे ऐसे कि कॉलेज नहीं जा रहे, ऑफिस नहीं जा रहे, है ना, गलत गलत बिहेवियर्स कर रहे हो, तो ये इस पे आ जाओगे, सी पे आ जाओगे, और इन सब की वजह से आपको क्या हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा, ठीक है भाई। सो ये है आपकी सीबीटी की ट्रेजेक्टरी ऑफ द इलनेस। व्हाट इज द इलनेस, डिप्रेशन इज द इलनेस। पहले नेगेटिव लार्ज कंक्लूजन, ओवर जनरलाइज सेटबैक्स, देन बुरा लगेगा उसकी वजह से, नेगेटिव अफेक्ट होगा, फिर नेगेटिव बिहेवियर्स करोगे, है ना, गलत गलत सोच रहे हो, अलग अलग थॉट्स लेके आ रहे हो, इस वजह से आपको डिप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। ऑल क्लियर, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। और प्लीज़ यार कैमरे ऑन कर लो यार, मेरे को अकेला अकेला फील होता है, प्लीज़। चलिए, ये तो इतना मतलब लॉलीपॉप क्वेश्चन है, बता दो भाई। देखा, मेरे को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। सेंट्रल, कार्डिनल एंड सेकेंडरी ट्रेड्स वर प्रपोज्ड बाय द वन एंड ओनली गॉर्डन आइलपुट। Gordon Allport was also the pioneer of dash method of data collection. अब बताओ भाई, या फिर डैश मेथड ऑफ साइकोमेट्रिक टेस्टिंग या डैश मेथड ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, बताओ। या तो मैं जी वाले लोगों को गलत मान रहा हूँ, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, कहीं मैं अपना बुद्धू बनवा लूँ, है ना।
चलो ऐसा लिखा तो ये क्या था कि गॉर्डन एल्पोर्ट ने सेल्फ रिपोर्ट मेथड्स को बहुत ज़्यादा प्रपोज किया था। तो इसमें है बात। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। देवराज जी ने ये लगा रखा है क्योंकि इनके डाउट्स में थे ये सारे क्वेश्चन। आ गया जी स्टार्ट्स का क्वेश्चन। द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बेस्ड ऑन टेस्ट स्कोर्स ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड एज। अब देखो क्यों होगा। पहली बात तो स्टैंडर्ड स्कोर्स तो बिल्कुल नहीं हो सकता। स्टैंडर्ड स्कोर्स क्या होते हैं, आप अपने स्कोर्स को कन्वर्ट करते हो इन अ स्टैंडर्ड स्कोर। और दूसरी चीज जेड स्कोर इज अ टाइप ऑफ स्टैंडर्ड स्कोर। अब दो चीजें बचती है, रेफरेंस स्टेटिस्टिक्स एंड नॉर्म्स। अगर आप देखोगे नॉर्म्स इज द वर्ड विच इज रिलेटेड टू अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप, जिससे आप कंपेयर करते हो बाकी सारे सैंपल को, है ना। 1000 बच्चे लिए, उनके आईक्यू मेजर करी, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व मैप किया। अब जो नए बच्चे आ रहे हैं अब उनकी मेजर कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू दिस रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप। दैट इज द नॉर्म्स ऑफ अ टेस्ट। ठीक है भैया। अब ये है मजेदार क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू बी इंक्लूडेड इन बीनेज इंटेलिजेंस टेस्ट? कलर डिस्क्रिमिनेशन, vocabulary size and fluency, comprehension, and recognition and naming of familiar objects. क्या लगता है गाइस? कोई मेरे को रीजन बता सकता है जिसने 1 लिखा है कि 1 क्यों होगा? माइक ऑन कर लो यार, कोई बात नहीं, चैट बॉक्स मत यूज करो। एनीवन बताइए बताइए साना जी। भाई बाकी लोग क्या है, माइक काम नहीं करते तुम लोगों के? बताओ। हम्म हम्म। मतलब कैसे, इसको आपने कैसे सॉल्व किया, थोड़ा सा बताओ मेरे को। क्या क्या इंक्लूडेड बताओ ना। ठीक है ठीक है, मेहर जी आप बताइए। बिल्कुल। बिल्कुल। कलर डिस्क्रिमिनेशन इंटेलिजेंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट नहीं है जो उन्होंने किया। उन्होंने मेमोरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग और नॉलेज, ये 3 चीज़ों को उन्होंने ध्यान से देखा था, है ना। तो उसमें कलर डिस्क्रिमिनेशन तो कहीं से आता नहीं है। दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। वेरी गुड यार, बहुत समझदार लोग हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन। Unlike Stanford Binet, the Wechsler test provides what? Ratio IQ, separate verbal and performance scores, a single IQ score, and cognitive and affective score. पहली बात तो 4 तो हो ही नहीं सकता। Affective यानी इमोशनल स्कोर तो इंटेलिजेंस टेस्ट में कभी आते ही नहीं है। बाकी में से बताओ। और मेरे को कोई रीज़न देगा 2 के पीछे का, क्या रीज़न है बताओ भाई। माइक ऑन करके अगेन। नो, आंसर 2 ही है, सेपरेट वर्बल एंड परफॉर्मेंस स्कोर। ठीक है। वाई नॉट अ सिंगल आई क्यू स्कोर? क्योंकि दूसरी वाली आई क्यू भी मिल जाती है आपको, परफॉर्मेंस आई क्यू वगैरह की बात है। वर्बल अलग है और परफॉर्मेंस स्कोर अलग है, क्योंकि उन्होंने अलग अलग तरीके से उन्हें मेजर भी किया है अलग अलग सब डायमेंशन के अंदर। तो बिल्कुल सही है ना भाई। अच्छा सही आंसर तो टिक कर दो, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन देने की बात है क्या, वो भी 64 पायदान पे। वॉट डू इंटेलिजेंस टेस्ट सक्सेसफुली प्रिडिक्ट? फाइनेंशियल सक्सेस, एबिलिटी टू विन प्रेस्टिजियस साइंस अवार्ड्स, कॉलेज ग्रेड्स, या हैप्पीनेस? बता दो। अगर किसी ने इसका ऑप्शन नंबर 3 के अलावा आंसर दिया तो उन्हें मेरे को रीजन बताना पड़ेगा। क्या लगता है देवव्रत जी, ऑप्शन नंबर 2 क्यों होगा?
देखो ऑप्शन नंबर 3 आंसर है, फाइनेंशियल सक्सेस। इंटेलिजेंट लोग डूब जाते हैं। नंबर 2 हैप्पीनेस तो बिल्कुल भी नहीं। एबिलिटी टू विन प्रेस्टिजियस साइंटिफिक अवार्ड्स इज मोर टूवर्ड्स योर टैलेंट, इट इज लेस टूवर्ड्स योर इंटेलिजेंस, मोर टूवर्ड्स योर टैलेंट। कॉलेज ग्रेड एकेडमिक इंटेलिजेंस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस जिसके बारे में हम पढ़ते हैं ना, कि भाई ये तो पढ़ाई में बहुत अच्छा है तो बहुत इंटेलिजेंट होगा, तो बिल्कुल सही, कॉलेज ग्रेड इज द राइट आंसर। इजी क्वेश्चन है। Monica's therapist asked her to invent a story for each of several pictures hanging on the office wall. The pictures are snapshots of people and have no obvious meaning. This therapist's technique is more similar to that used in Rorschach, MMPI, TAT, Strong Campbell test in interest inventory. Obviously, TAT. TAT की full form thematic apperception test given by TAT given by TAT किसने दिया था भाई? देख के बताना। मॉर्गन है, मुरे है, कौन ये? मॉर्गन SM, सीधे मौत। मजाक कर रहा हूँ। चलो भाई देख के बताना भाई, याद करो भाई ये किसने क्या दिया था। रोशाज का तो नाम है, उसका तो याद करना इजी है। टैट किसने दिया था? व्हाट इज अ कॉमन सिम्टम ऑफ न्यूरोसिस? बता दो भाई। लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट विद रियलिटी, हाई एंजाइटी, immoral behavior, hallucination. हेनरी एंड मॉर्गन। अब देखो न्यूरोसिस और साइकोसिस में डिफरेंस क्या है? न्यूरोसिस के अंदर डिस्ट्रेस होता है, साइकोसिस में हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन होता है। तो हेलुसिनेशन नहीं हो सकता, लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट विद रियलिटी भी डिल्यूजन ही है। बताइए प्रियांशी जी क्या कहना चाहती हैं? सॉरी पद्मा जी, पी आया तो मेरे को लगा प्रियांशी है। बताइए। गलती से लगा? ओके, सो हाई एंजाइटी इज द राइट आंसर। ऑब्वियस है ये, ठीक है। न्यूरोसिस में एंजाइटी इज द थिंग क्योंकि डिस्ट्रेस है। इमोरल बिहेवियर इज नॉट रिलेटेड टू एनी ऑफ देम कंप्लीटली। ऑब्वियसली हो सकता है, पर फिर वही है ना, इट्स नॉट द मार्क्ड सिम्टम जिसके बेसिस पे आप बोल सको। इंटरेस्टिंग इजी क्वेश्चन। विच काइंड ऑफ इंटेलिजेंस represents the accumulation of abilities gained through formal and informal instruction? सिखाई जाने वाली चीजें, सीख जाने वाली चीजें कौन सी इंटेलिजेंस होती हैं? क्या हो गया भाई? चैट बॉक्स रुक गया, जनता कंफ्यूज है। सेंसरी मोटर और फॉर्मल तो नहीं है, फ्लूइड और क्रिस्टलाइज्ड के बीच में ही है। फ्लूइड का मतलब होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली इंटेलिजेंस, है ना, जो कि आप यूज़ करते हो डेली लाइफ में, फ्लूइड की तरह है। पर जिन चीज़ों को आप इंस्ट्रक्शन एजुकेशन से गेन करते हो वो आपकी क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस के अंदर जाती है। ठीक है जी, बिल्कुल सही। ये तो मतलब इतना ही इजी क्वेश्चन है कि हम इसको 100 बार तो कर ही चुके होंगे। बता दो भाई, ये कोई बात होती है? वाह, सीधा ऑप्शन 4 लगा दिया। आए ऑप्शन 4 कैसे है भाई? रिप्रेशन, अच्छा 2 लिखा है, मेरे को लगा ए का 4 लिखा है। फॉरगेटिंग अनएक्सेप्टेबल थॉट्स, एब्सोल्युटली सही। ऑप्शन नंबर 4, ये तो चीटिंग है भाई, इतने इजी क्वेश्चन बना दिया। अब समझ में आया 290 क्यों पहुंचे हैं। किसी के फुल भी आए थे पिछली बार, और वो बच्ची मेरे डिपार्टमेंट में ही है। बताओ, आप विश्वास नहीं करोगे, यूजीसी नेट पिछले, मैं तो दिया भी नहीं, पिछली बार के यूजीसी नेट में जो अभी दिसंबर वाला था, उसका जो टॉपर है वो हमारे ही जूनियर बच्चा है, फर्स्ट ईयर का बच्चा। डैम। चलो भाई, मैं तो नेट की तैयारी कर रहा हूँ तुम्हें पढ़ा के।
The characteristics of a fully functional person are aware of all experiences, able to face difficulties, inhibited and not free to make choices, adapt to the changing environmental conditions. बता दीजिए guys, what will be the right answer? सी तो बिल्कुल नहीं होगा. फुल्ली फंक्शनल पर्सन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? जल्दी से, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट. कार्ल कौन? मेरा मामा? कौन कार्ल भाई? कार्ल रॉजर्स. पूरा आंसर जिसने पहला लिखा है वो है निहारिका जी, है ना भाई? कौन कार्ल, ये भी तो बताओ. अच्छा जी, चलो. इमेजिन ये सारे नाम इंडियन होते तो कितना मुश्किल हो जाता ना. आप सब लिखते पंकज. पंकज कौन भाई? त्रिपाठी, है ना? सूद. कौन पंकज? चलो, अगला क्वेश्चन. अरेंज द करेक्ट सीक्वेंस इन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. क्या सीक्वेंस होता है? आपके सामने, खुद पढ़ लो और खुद ही आंसर दे दो. क्या किस बात पे हसन यारिका जी? हाँ जी, गलती से यार, ऐसे मत किया करो. चलो, ऑप्शन नंबर 2 ही बोल रहे हैं सारे, चेक कर लेते हैं. बी, डिटरमाइन द साइज ऑफ प्रेजेंट पॉपुलेशन. ऑब्वियसली. देन डी, आइडेंटिफाई सैम्पलिंग यूनिट्स इन द पॉपुलेशन. सैम्पलिंग यूनिट्स पता है कौन होती है? द इंडिविजुअल दैट यू विल सैम्पल फ्रॉम द पॉपुलेशन. देन सी, डिसाइड द सैम्पल साइज. ऑब्वियसली, बिना साइज देखे तो लोगे नहीं. और फाइनली क्या है आपके पास? बी डी सी ए, सेलेक्ट द रैंडम सैम्पल. बिल्कुल सही. तो बी डी सी ए ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. बहुत बढ़िया. हम बस 4 क्वेश्चन दूर है गाइस, वी कैन डू इट. ये बहुत इजी क्वेश्चन है. चलो भाई बताओ. नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशो. ओके. नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशो. पहली बात तो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर विल ऑलवेज बी इंटरवल, क्योंकि ज़ीरो ट्रू एक्चुअल पॉइंट नहीं होता. 0 डिग्री सेल्सियस पे ठंडक होती है, एब्सेंस ऑफ टेम्परेचर नहीं होता. रेशो मेजरमेंट ऑफ वेट, क्योंकि वो एक साइंटिफिक मेजर है. तो C4D3, D3C4. अरे बाप रे, तो दोनों ही हैं. तो अब बी देखते हैं. बी या तो 1 है या 2 है. ऑर्डिनल, डिवीजन ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस. रैंक कर दिया, सबसे कम पैसे वाला पुअर, फिर लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, है ना? फिर उसके ऊपर क्या होते हैं? रिच होते हैं, क्या कहते हैं? हाई क्लास, जो भी कहते हैं उन्हें. तो बिल्कुल दिस इज ऑर्डर, दिस इज आपने रैंकिंग बना दी. एंड नॉमिनल, डायग्नोस्टिक ग्रुप्स ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स. अरे भाई ऑब्वियस ही बात है. अब जैसे मैं कहूँ आपको ऑल स्किज़ोफ्रेनिक डिसऑर्डर्स, तो वो तो नाम के बेसिस पे ही है ना. आपने कोई उनको फ्रीक्वेंसीज या सैम्पल्स के बेसिस पे थोड़ा किया है ना. अच्छा जी. assumptions ऑफ पैरामेट्रिक टेस्ट या पैरामेट्रिक स्टेटिस्टिक्स आर, देख लीजिए. पॉपुलेशन, हाँ, केल्विन में जब होता है तो वो रेशो है, क्योंकि उन्होंने बनाया ही केल्विन इसलिए था क्योंकि ताकि रेशो स्केल पे आ सके. तभी 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा 273 केल्विन होता है. आई डोंट नो 100 पे होता है या 0 पे होता है. I can see so many ones. Population should be normally distributed. Yes, that is parametric stats की खूबी. Variable should be measured in interval and ratio. Yes, बिल्कुल.
देयर शुड बी मेनी आउटलायर्स, बिल्कुल भी नहीं। अगर आउटलायर ज़्यादा होंगे तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत आएगी। डेटा शुड बी ऑन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, बिल्कुल सही। तो ए बी एंड डी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही। चलिए 72 पे पहुंच गए गाइस, वी कैन डू इट। एक बार बहुत सारे जश्न हो जाए, चैट बॉक्स में जश्न हो जाएगा इस। चलो 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 आगे बढ़ते हैं। अरे अरे हाँ जी, करिए भाई, सॉल्व करिए। ए का या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। ए का 1 जी फैक्टर जेपी गिलफोर्ड ने नहीं दिया था। 2 जी फैक्टर स्पीयरमैन बिल्कुल उन्होंने दिया था। तो ए का तो और कोई नहीं है, तो ए का 2 बस सही है। तो हमें भले ही ये वर्नॉन वाली थ्योरी ना पता हो, पर बाकी तो पता ही है। उनके बेसिस पे 3 इज द राइट आंसर। ए का 2 स्पीयरमैन, चार्ल्स स्पीयरमैन ने दी थी, है ना जी। 38 बच्चों ने ज्वाइन करा था शुरू में, ठीक है जी। एंड 29 इट इज। कहाँ हैं हमारे फॉलन सोल्जर्स? चलो भाई। अ सडन एंड एक्सट्रीम डिस्टर्बेंस ऑफ मेमोरी। है यार, ये बच्चों का क्वेश्चन है, क्लास 12th का क्वेश्चन है। इन विच एन इंडिविजुअल वॉन्डर्स ऑफ, अडॉप्ट्स अ न्यू आइडेंटिटी एंड आर अनेबल टू रिकॉल देयर ओन पास्ट इज नोन एज। अब देखो इतने इजी क्वेश्चन देने लग जाते हैं हम, तो फिर तो मज़ा ही नहीं आता। तभी घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे हुए। बहुत से डिसोसिएटिव फ्यूग यार, ये तो इजी इजी क्वेश्चन है। हाइपोकॉन्ड्रियासिस इज अनदर नेम फॉर चैट बॉक्स। हाइपोकॉन्ड्रियासिस पूरा बताएंगे भाई। जीत गई साना जी, जीत गई। इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर, बिल्कुल सही। वेरी गुड। चलो ठीक है, आखिरी क्वेश्चन गाइस। चलिए देख के बताइए। सही बात है भाई, देख लेते हैं। मैंने क्या किया था, मैंने सीधा इन वालों पे आ गया। मेरे को ये ज़्यादा अच्छे से पता है इनके बीच में डिफरेंस। ईगो जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन इज मिडल एडल्टहुड का। ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर इज लेट एडल्टहुड का। तो D1C4, D1C4 ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। लेट्स गो, ये वी डिड इट। हमने किया, हमने किया, हमने किया ये चलो भाई, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और जिन जिन लोगों ने नहीं किया, मेरे को उनसे बहुत ज़्यादा निराशा है। और आप सब लोगों में मेरे को सत्य निष्ठा है गाइस। बताइए निहारिका जी क्या कहना चाहेंगी? एक्सटिंक्शन, यार एक्सटिंक्शन ना मैं दोबारा देख लूँगा, चैट जीपीटी भी दोबारा कर लूँगा। मेरे ख्याल से तो ऑप्शन नंबर 3 ही होगा अगर ध्यान से देखा जाए तो। बट विल अगेन लुक बैक एट इट अगेन, ठीक है, कोई लोड नहीं। नो इश्यूज, नो इश्यूज। अब ये बताओ नेक्स्ट कब करें? सर ऐसे सेशन रोज़ होने चाहिए भाई, मेरे पास भी तो टाइम होना चाहिए। अब हाँ, इसके साथ मैं आप लोगों को खुशखबरी देने वाला था कि अब से सिंस बाकी टीचर्स का सिलेबस ख़त्म हो गया है, तो हर टीचर को मैंने बोल दिया है 1 घंटा 50 क्वेश्चन रोज़ होंगे, ठीक है। तो पीपीटी में या डॉक फाइल में आ जाएगी, जैसे हमने अभी किया ना सेम। अब अगले पूरे 2 हफ्ते सिर्फ क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग। मेरा थोड़ा सा बच रहा है, ठीक है, तो मैं तो अपनी क्लासेस लूँगा और साथ साथ मैं PYQ से पूरे पूरे कराया करूँगा, ठीक है। पर मैंने वृशाली जी से भी बोल दिया है, मैंने मंशा जी से भी बोल दिया है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे आपके रोज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस ही होगा, ठीक है भाई। तो इसी के साथ हम आज की क्लास का करते हैं समापन गाइस। इसको मैं यूट्यूब पर डालूंगा, ठीक है, तो प्लीज़ बुरा मत मानना।